कंचन ने जन्म लेते ही माँ को निगल लिया था। ठीक 1 साल बाद पिता की हस्ती मिटा दी थी। उसके 1 साल बाद दादी निपट गई और फिर उसके 1 साल बाद दादा की चिता जलने लगी। उसने चुन चुन कर अपने घर वालों को तस्वीर बना दिया। अब हवेली में वो अकेली बची थी। उसकी सेवा करने वाले 2 नौकर भी जिंदा थे, क्योंकि वो दोनों अंधे थे। उन्होंने सबसे कह दिया था, जिंदा रहना हो तो उसकी आंखों में मत देखना। तो आइए, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी। बैलगाड़ी रुकी और उत्तम दास ने छलांग लगा दी। वह भागकर झाड़ियों में घुस गया। आधे घंटे पहले उसे 1 नंबर लगा था, अब वह 2 नंबर निपटाने में लगा था। उसका साथी गाड़ीवान बंसी यूं तो नशे में धुत था, मगर इतना भी नहीं कि उत्तम को तंग न कर सके। उसने बैल हाँक लिए। बैलों के गले में लगी घंटियां हिलने लगीं, तो उनका स्वर उत्तम के कानों में गया। उसके चेहरे पर शिकन आ गई। उसने जरा सा टेढ़ा होकर गाड़ी देखनी चाही, तो उसके होश उड़ गए। बेचारा आधे अधूरे में उठ खड़ा हुआ, कच्चा पायजामा पकड़े वह भागने लगा। रुक जा दुष्ट, उस मायनी के इलाके में मुझे अकेला मत छोड़। उत्तम बोला तो था, मगर जुबान से नहीं। वह इस इलाके में बोलने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। उधर शराबी बंसी को यह याद न रहा। वह गाना गाते हुए बैलगाड़ी भगा रहा था। उसे यकीन था कि किसी भी पल उत्तम बैलगाड़ी में आ बैठेगा और उस पर गालियों की बरसात करेगा। उत्तम भागता रहा। उसमें इतना साहस नहीं था कि रुककर कच्चा पायजामा बांध ले। थोड़ी देर बाद जंगल में एक रूदन गूंजने लगा, जिसकी पहली गूंज सुनकर उत्तम ने अपने कच्छे व पायजामे को निकाल फेंका और नंगा ही भागने लगा। महिला के रोने की आवाज अत्यंत भयावह थी। उत्तम को साफ सुनाई दे रहा था कि वह आवाज उसके पास और पास आती जा रही है। बंसी के कानों में भी वह आवाज पड़ी। उसे लगा कि उत्तम रोने लगा है। उसने बैलों को रोका और पीछे मुड़कर देखने लगा। शराब ने उसके विजन को धुंधला कर रखा था, इसलिए उसे भागता चला आ रहा उत्तम दिखाई नहीं दिया। क्या लड़कियों की तरह रोता है? मर्द बन, गुस्से में बंसी बोला और फिर से चल पड़ा। रुक जा गधे, तेरे चक्कर में मैं बेमौत मारा जाऊंगा, लगभग रोते हुए उत्तम ने मन में कहा। अचानक से बादलों में से चांद निकल आया। उत्तम को अपनी परछाई दिखने लगी। अगले ही पल उसने देखा कि एक साया निरंतर उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। जब साया उसके बिल्कुल पास आ गया, तो उसने अपने बाकी के कपड़े भी निकाल दिए। वह पूरी तरह निर्वस्त्र होकर आंखें बंद करके खड़ा हो गया। साया उससे तो दूर हो गया, मगर वह वापस नहीं गया। वह रास्ता बदलकर आगे बढ़ गया। मर्द होकर इतना डरना शोभा देता है क्या? बंसी बोला और कुछ तलाशने लगा। वही तो, कैसा बेकार मर्द है, एक महिला बोली, जो घूंघट ओढ़े बैलगाड़ी में बैठी थी। उसके हाथ में कांच का गिलास था, जिसे वह बंसी को दे रही थी। अरे, मैंने उसे कितना समझाया कि लंबू बन, मर्द को दर्द नहीं होता, फिर चाहे जो हो जाए। कहते हुए बंसी ने गिलास पकड़ लिया। कुछ नामर्द ऐसे होते हैं जो मर्दों का भेष बनाकर जग में फिरते हैं, महिला बोली। एकदम सही, कहकर बंसी ने शराब की बोतल में से शराब गिलास में भरी। मगर मेरा दोस्त मर्द है, खालिस मर्द, कहते हुए बंसी ने पानी शराब में मिलाया। प्लास्टरी वाले बैल से निहत्था जा भिड़ा था। ये मोटे सिंग थे बैल के, मगर उत्तम न डरा। बैल को झुकाकर उसके नाक में नकेल डाल दी थी, कहकर बंसी एक सांस में गिलास पी गया। अच्छा, महिला बोली। बिल्कुल सच, पर तुम क्यों मानोगी? अरे, इसे डरते देख। कभी कभी तो मुझे भी शक होने लगता है उसे। मेरे शेर जैसे यार को कहीं भी ले जाओ, बस इस जंगल में वह बकरी बन जाता है। क्यों? इस जंगल में ऐसा क्या है? अरे, है कुछ नहीं। ये जंगल एक मायनी का घर है। जो भी यहाँ आता है लौटकर नहीं जाता। आदमी तो आदमी, वह बैल भी खा जाती है। चलो झूठे, ऐसा थोड़े ना होता है। तुम डर गई ना? मेरा दोस्त भी ऐसे ही डरता है, कहकर बंसी ने फिर से गिलास उठाने की कोशिश की, तो पाया कि उसकी आधी बांह गायब है। घूंघट वाली महिला उसका हाथ खा रही थी। ये तुम क्या खा रही हो? खाना खा रही हूं। तुम आगे सुनाओ। आगे क्या? उत्तम को कब से पेशाब लगी थी, मगर वह नीचे नहीं उतर रहा था। मैंने उसे हिम्मत देकर नीचे उतारा, फिर उसे छोड़कर भाग गए। बंसी की बात काटते हुए महिला ने कहा, और बंसी की बांह खंजर से काटकर खाने लगी। अरे दोस्त से मजाक नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? वैसे अच्छा है, इससे वो फिर कभी नहीं डरेगा, बंसी बोला। उसे यह महसूस नहीं हो रहा था कि उसके शरीर से एक पूरी बांह कट गई थी, जिससे खून बहता चला जा रहा था। बंसी को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। बंसी बात करता रहा और महिला उसे काट काट कर खाती गई। बाजू के बाद घुटनों तक टांगे, फिर कान, आंखें और पेट। मरते हुए बंसी का बोलना बंद होने लगा। मैंने अभी तुम्हारी जीभ नहीं खाई है, इसलिए तुम बोलना बंद मत करो। तुम्हारी बातें बहुत अच्छी हैं, महिला बोली। जंगल में बंसी और उत्तम के नाम गूंज रहे थे।
जब दोनों रात को घर नहीं लौटे तो घर वाले घबरा गए। खोज खबर निकालने गए तो एक ने बताया कि छोटा रास्ता बोलकर बंसी जंगल की तरफ चल दिया था। यह सुनकर सब घबरा गए। अनहोनी का अंदेशा लेकर सब जंगल में चले आए। पिछले 2 घंटे से सब बंसी उत्तम को आवाज दे रहे थे। निर्वस्त्र उत्तम, जो एक पेड़ के नीचे बैठा सो गया था, उसने अपना नाम सुना तो उठ खड़ा हुआ। हिम्मत जुटाकर वह भागने लगा। अचानक आवाजें बंद हो गईं। उसे घबराहट तो हुई, मगर वह रुका नहीं। कुछ ही पलों में वह वहां पहुंच गया जहां सब गांव वाले खड़े थे। सब बैलगाड़ी के सामने खड़े थे। गाड़ी तो वहां थी मगर बैल वहां नहीं थे। उसी तरह गाड़ी का सामान तो वहां था मगर बंसी नहीं था। इतने में निर्वस्त्र उत्तम को देखकर सब घबरा गए। सबने उसे अपने हथियार दिखाए तो उत्तम ने रोते हुए अपनी पहचान बताई। एक ने आगे आकर उसे अपनी पगड़ी दी, जिसे उत्तम ने कमर पर धोती की तरह लपेट लिया। बंसी कहाँ है? उत्तम ने पूछा। वो तो तुझे पता होना चाहिए, एक बोला। तो उत्तम का दिल बैठ गया। एक व्यक्ति को बैलगाड़ी के नीचे खून नजर आया। वह उसे देखते हुए ऊपर आया। उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि वहां सिर्फ बंसी के कपड़े नहीं थे, बल्कि बंसी का कमर से लेकर घुटनों तक का हिस्सा पड़ा था। यह देखकर उत्तम बेहोश हो गया। पिछली रात जब बंसी उसे जंगल से चलने के लिए मना रहा था तो उनकी बातें एक बुजुर्ग सुन रहे थे। बेहद डरे उत्तम ने जब बंसी के आगे हार मान ली तो उस बुजुर्ग को बहुत तरस आया। कमजोर लोगों को ताकतवर मना ही लेते हैं। बुजुर्ग के बोल उत्तम को राहत भरे लगे। आखिर कोई तो था जो उससे हमदर्दी रखता था। तुम्हारा डर बेबुनियाद नहीं है बेटे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बुजुर्ग के कहते ही उत्तम रुआंसा हो गया। उसने हाथ जोड़कर बुजुर्ग से मदद मांगी। उसे लगा था कि बुजुर्ग कोई करामाती फकीर है। नंगा हो जाना, जब उसकी आहट सुनाई दे तो नंगा हो जाना, केवल यही बचाव है। और भूल से भी उसकी आंखों में मत देखना। बुजुर्ग ने यह शब्द ऐसे कहे जैसे उन्हें इसका अनुभव था। यही वजह थी कि कल रात आहट पाकर उत्तम निर्वस्त्र हो गया था और उसने आंखें भी बंद कर ली थीं। बंसी और बैलों के शरीर के टुकड़े बता रहे थे कि उत्तम ने बुजुर्ग की बात मानकर बिल्कुल ठीक किया था। उत्तम को सामान्य होने में पूरे 10 दिन लगे थे। हालांकि वह सामान्य केवल कहने भर को था। हर तेज आवाज उसे डरा देती थी। खुद की परछाई देखकर उसकी सांस रुक जाती थी। वह शाम के बाद घर से नहीं निकलता था। वह जंगल तो क्या, खेतों में भी नहीं जाता था। उत्तम सामान्य होकर भी सामान्य नहीं रह गया था। धीरे धीरे बात उसके ससुराल जा पहुंची। 3 महीने बाद उसका मुकलावा था। मुकलावा पंजाब, हिमाचल की एक प्रथा है जिसमें ब्याह के बाद लड़की अपने मायके में ही रह जाती है। कुछ साल बाद पति उसे लेने आता है। हम किसी पागल को अपनी बहन नहीं देंगे, यह बात घर वालों को सुनने को मिली। घर वालों ने चिंतित होकर लड़की वालों से संपर्क किया तो पता चला कि पहलवान भाई ने यह बात वास्तव में कही थी। ऐसा थोड़े ना होता है, घर वालों ने सख्ती से कहा तो पहलवान ने डंडा उठाकर सबको भगा दिया। बात फैल गई और परिवार की थू थू होने लगी। अंत में गरीब ही मारा जाता है। लिहाजा घर वालों ने अपना गुस्सा उत्तम पर ही निकाला। पिता ने तो यहाँ तक कह दिया, वो डायन बंसी की जगह तुझे ही क्यों न खा गई। उत्तम को इतना बुरा लगा कि वह आत्महत्या के इरादे से कुएं की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे ध्यान आया कि कुएं में मरकर भी लोग उसे कायर ही कहेंगे। इससे अच्छा है कि जंगल में डायन के हाथों मरा जाए। कम से कम लोग शहीद का दर्जा तो देंगे, घर की थोड़ी बदनामी तो कम होगी। यह सब सोचकर उसके कदम जंगल की तरफ बढ़ चले। उसने जंगल में एक लाश की तरह प्रवेश किया। उसे यकीन था कि वह नहीं बचेगा, लिहाजा वह खुद को मरा हुआ मानकर बेखौफ बढ़ता चला गया। कुछ देर बाद झाड़ियों में हलचल हुई और महिला के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। सोच क्या रही है? आजा, आकर खा जा। तू मायनी है या डायन? आकर मुझे मुक्ति दे। बेहद दुखी उत्तम बोला। मुक्ति मांग रहा है? मैं मायनी हूँ, भगवान नहीं। महिला की आवाज जंगल में गूंजी। हाँ, मुक्ति। मेरे शापित जीवन से मुझे मुक्ति दे दे। आजा, अपनी भूख मिटा ले। रुआंसा होकर उत्तम बोला। जैसा तू कहे, आवाज आई और एक साया झाड़ियों से निकलकर उस तरफ बढ़ चला। इससे पहले कि वह उत्तम के पास आता, उसे किसी साये से कुछ बड़ी तेज गति से टकराया, जिसे उत्तम ने अपनी आंखों से देखा। साया बहुत दूर चला गया। भयावह आवाजों के साथ उठापटक की आवाजें आने लगीं। उत्तम ने अंदाजा लगाया कि कोई चीज उस साये से लड़ रही है। क्या तुम दोनों मुझे खाने को लड़ रहे हो? उत्तम बोला। तो एक लड़की की आवाज आई, भागो। क्या? हैरान होकर उत्तम के मुंह से निकला, भागो। आवाज फिर आई। उत्तम को न जाने क्या हुआ, वह पीछे मुड़ गया और चलने लगा। भागो। फिर आवाज आई तो अब की बार वह भागने लगा। मेरा शिकार, रुक जा। यह सुनकर तो उत्तम ने गति ही पकड़ ली। उसे भागते देख लग रहा था कि कोई चीता भाग रहा है। कुछ किलोमीटर भागकर वह चीते की तरह ही थक गया।
ठोकर लगी तो बुरी तरह से लड़खड़ा कर गिर गया और बेसुध हो गया। कुछ देर बाद उसकी जरा सी आंख खुली। उसने देखा कि कोई उसे घसीट कर ले जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वह हवा में है। किसी ने उसे अपने कंधों पर उठा रखा था। सूरज की रोशनी जब उत्तम की आंखों में पड़ी तो उसे जाग आ गई। वह जंगल की हद के पार बनी सड़क के दूसरे किनारे पर पड़ा था। उसकी पीठ एक पेड़ के तने से सटी हुई थी। कोई देखता तो कहता कि यह शख्स पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उत्तम ने उठने का प्रयास किया तो समझ आया कि टांगों में चोट है, जिसका दर्द उठने नहीं दे रहा था। उसने अपने बाकी शरीर को टटोला तो पाया कि सारा शरीर जगह जगह से जख्मी हो रखा था। उसने महसूस किया कि उसका सिर बहुत भारी लग रहा है। हाथ लगाकर देखा तो सिर में जख्म का पता चला। तकरीबन 10 मिनट बाद उत्तम को कल शाम और रात की याद आई। वह मरने के इरादे से घर से निकला था। वो इरादा उसे मायनी के इलाके में ले आया था। उसने मायनी को पुकारा था और मायनी ने सहर्ष दावत स्वीकार की थी। फिर क्या हुआ था? किसी ने तो मायनी को रोका था। उनमें लड़ाई हुई थी। हे भगवान, किसी ने मुझे मौत के मुंह से निकाला था। मन ही मन बड़बड़ाता हुआ उत्तम खड़ा हुआ तो पेड़ की डाली से उसका सिर टकरा गया। दाएं की झाड़ियों में इस तरह से हलचल हुई मानो कोई आगे आता आता रुक गया हो। दर्द के बावजूद उत्तम को इसकी भनक लग गई। कल रात से पहले वह डरपोक था और कल रात के बाद भी वही डर उसके अंदर कायम रहा। इसलिए झाड़ियों में झांकने की बजाय उसने नंगे पैर भागने की ठान ली। पक्की सड़क पर भागना आसान नहीं होता, मगर वह हिरण की तरह भागता चला गया। भागते हुए उसे याद आया कि कल रात एक लड़की की आवाज भी उसे भागने को कह रही थी। क्या वह उस मायनी से लड़ी थी? अरे बंसी वाले, उस बेचारी का क्या हुआ होगा? मन में सोचकर उसके कदम रुक गए। उसने बाईं तरफ जंगल की ओर देखा। अब वह जंगल में दोबारा जाने की सोच रहा था। 2 मिनट तक उसके मन में उधेड़-बुन चलती रही। अंततः डर पर अच्छाई हावी हो गई और वह उस मददगार लड़की की सुध लेने जंगल में फिर से प्रवेश कर गया। ओ बाबू साहब, एक लड़की की आवाज सुनाई दी तो उत्तम डर के मारे पसीने पसीने हो गया। बड़ी हिम्मत जुटाकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिर पर लकड़ियां उठाए एक लड़की खड़ी थी। गंदे से कपड़े पहने वह 20-22 साल की युवती थी। बिखरे बालों की वजह से उसकी आंखें और 90% चेहरा ढका हुआ था। कहाँ चल दिए? लड़की ने पूछा तो उत्तम ने उंगली से इशारा करके जंगल की ओर दिखा दिया। परदेसी हो क्या? परदेसी ही होंगे, तभी तो मौत के मुंह में जाने की सोच रहे हो। लड़की बोली, नहीं, मैं परदेसी नहीं हूँ, ईसपुर का रहने वाला हूँ। ईसपुर के होकर भी यह नहीं पता कि इस जंगल में एक मायनी रहती है जो इंसान को कच्चा चबा जाती है। हैरान होकर लड़की ने जानकारी दी तो उत्तम को बंसी का अधखाया शरीर याद आ गया। मैं कल रात इस जंगल में मरने आया था। दुखी होकर उत्तम बोला तो लड़की भौचक्की रह गई। क्या कह रहे हो? हाँ, ये सच है। मायनी मुझे खाने ही वाली थी कि एक नेकदिल लड़की उससे भिड़ गई। मेरी खातिर वो मौत से लड़ी, उसी ने मुझे बचाया। मेरे शरीर पर हर जगह जख्म है। सोचता हूँ उस बेचारी का क्या हुआ होगा। कहते कहते उत्तम की आंखों से आंसू बह निकले। अब मैं उसे देखने जा रहा हूँ, आंसू पोंछते हुए उत्तम बोला और आगे बढ़ गया। रुको जरा, ईसपुर वाले तुम बड़े नेकदिल लगते हो, लेकिन जरा सोचो, तुम जाकर कर भी क्या लोगे? मेरा मतलब, अगर वो लड़की जख्मी हुई भी है तो क्या तुम वैद्य हो? क्या कर लोगे? हमारे गांव में डॉक्टर है, उस बेचारी को उसके पास ले जाऊंगा, दृढ़ता से उत्तम बोला। लड़की हंस दी। और अगर मायनी ने फिर से तुम पर हमला कर दिया तो क्या उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी? मतलब, उसने तुम्हें बचाने के लिए जो सब किया वो सब व्यर्थ हो जाएगा। यह तर्क बिल्कुल सही था, मगर उत्तम को रोकने लायक नहीं। जिसने मेरी मदद की, मैं उसकी मदद जरूर करूंगा, कहकर वह जाने लगा। तभी कुछ गिरने की आवाज आई। उत्तम ने देखा कि लड़की का गट्ठर गिर गया है। उसकी मदद से पहले मेरी मदद भी कर दो, लड़की बोली तो उत्तम उसके पास चला गया। लकड़ियों का गट्ठर उठाते हुए उसे उसकी आंखें दिखाई दी। वे नीले रंग की बेहद खूबसूरत आंखें थीं। उन्हें देखकर न जाने क्यों उत्तम मुस्कुरा दिया। अगले ही पल उसकी आंखों में सूरज की रोशनी पड़ी। सूरज ठीक उसके सिर पर था और वह एक जीप की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। सामने की सीट पर 2 नौजवान बैठे थे, जिनकी बंदूकें साफ बता रही थीं कि वे शिकारी हैं। सुबह से दोपहर कैसे हो गई? मैं जंगल के बाहर इस जीप में कैसे आ गया? हैरान परेशान उत्तम ने खुद से पूछा। जीप ईसपुर में आकर रुकी। रवि और शेख तुरंत नीचे उतरकर टांगे सीधी करने लगे। मजाक मजाक में 200 किलोमीटर दूर आ गए। शेख बोला तो रवि ने हंसते हुए उसे ताली दी। वो तो भला हो इस महापुरुष का। कहते कहते रवि चुप हो गया। उसने देखा कि उत्तम घबराया हुआ अब भी जीप में ही बैठा है। महापुरुष जी, आपका गांव आ गया है, नीचे उतर आओ, रवि बोला। तो चारों ओर देखते हुए उत्तम धीरे धीरे नीचे उतर आया।
उसे अब भी याद नहीं आ रहा था कि वह जीप में कैसे आया। उसे यह भी याद नहीं था कि उसने भटके मुसाफिरों को रास्ता दिखाया था। फिर अभिषेक ने उसे लिफ्ट ऑफर की थी और वह खुद पैदल चलकर जीप में चढ़ा था। ओए तेरी की, शेख के मुंह से आश्चर्य के चलते निकला। क्या हुआ? रवि ने पूछा, क्योंकि शेख की बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे उसने भूत देख लिया हो। यार, इस महापुरुष की आंखों का रंग बदल गया, शेख ने कहा। तो रवि ने उत्तम की आंखों की ओर देखा। जब वे उससे मिले थे तब उसकी आंखें नीले रंग की थीं, जो अब काली दिख रही थीं। अरे महापुरुष जी, आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं क्या? रवि ने आश्चर्य से पूछा। उसके दिमाग ने उसे यही समझाया कि जीप में बैठने के बाद इस नंगे पैरों वाले महापुरुष ने अपनी आंखों के लेंस उतार दिए होंगे। उत्तम को उनकी बातें इतनी अजीब लगीं कि वह बिना कुछ कहे भाग खड़ा हुआ। काश उसे याद होता कि रवि और शेख सच कह रहे हैं। जीप में बैठते समय उसकी आंखें वाकई नीली थीं। यार रवि, तेरा महापुरुष हमें रुकने के लिए घर दिलवाने वाला था, मगर वो तो खुद ही निकल लिया। अब हम क्या करेंगे? शेख ने चिंता जताई। अरे, ये मेरे ननिहाल का गांव है, कोई ना कोई हमें जरूर जानता होगा। प्रभु चुप हो जाओ। अगर इन्हें तेरे नाना याद हुए तो उनकी दरिंदगी का बदला ये हमसे लेंगे। मुझे बिस्तर पर लेटना है, अर्थी पर नहीं। इसलिए अपने राजसी घराने को भूलकर मेरी तरह आम इंसान बन जा। डर चुके शेख ने रवि को टोकते हुए कहा। असल में 2 घंटे पहले रवि ने शेख को बताया था कि इस इलाके में उसके नाना का राज था। इलाके की हद ईसपुर नामक गांव थी। आश्रय लेने के लिए वे ईसपुर को ढूंढ रहे थे, तभी एसडी दिहक पर खड़दधा उत्तम दिखाई दिया था। ठीक है भाई, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि गांव वाले भले लोग हैं, वो हमें अवश्य रुकवा लेंगे, कहकर रवि पैदल चल पड़ा। उनके जाते ही एक लद्दा का पेड़ की ओर से निकल आया। वह तेजी से एक घर की तरफ भाग गया। दोनों उसे पुकारते रह गए, मगर उसने पीछे मुद्दा कर न देखा। ये ईसपुर है या भगमपुर? हर कोई यहाँ भागता फिर रहा है, शेख ने कहा। तो रवि हंस दिया। उधर उत्तम घर जाकर एक कोने में दुबक गया। कल रात जो अचंभा हुआ था वो आज की हैरत से ज्यादा आश्चर्यजनक था। उसे बीते 5 घंटे की कोई होश नहीं थी। उसे सिर्फ इतना याद था कि वह लकड़ी के गट्ठर को उठाने के लिए झुका था। काश कि मैं शहर चला गया होता, मैं भूतों चुड़ैलों के गांव से बच गया होता, उत्तम ने कहकर बंसी वाले को मदद के लिए पुकारा। उधर दोनों दोस्त चलते हुए एक ऊंची जगह पर चरहच गए। दूर देखते हुए शेख को महल का गुंबद दिखाई दे गया। भाई तू सही था, तेरे नाना का महल अभी भी जंगल में है, शेख थोड़ी खुशी और थोड़ी हिचक के साथ बोला। तो क्या उसमें नाना की खास फौज भी होगी? मायनी और मायन, रवि उत्तेजित होते हुए बोला। कमबख्त, तू ये बात इतनी खुशी होकर क्यों बोल रहा है? तेरी कहानी तुझे ही याद दिला देता हूँ। मायन और मायनी आदमखोर जीव हैं जो लगभग अमर हैं। जब तक वे मानव को खाते रहेंगे तब तक वे जवान रहेंगे। जब तक जवानी रहेगी तब तक बुढ़ापा नहीं आएगा, और जब तक बुढ़ापा नहीं आएगा तब तक मौत नहीं आएगी, शेख ने रवि को याद दिलाते हुए कहा। कम ऑन शेख साहब, यार आप आज के जमाने में ऐसी बात मत करो। हमने अपनी रिसर्च के लिए अब तक कितनी पुरानी जगहें देखी हैं, क्या कभी कुछ मिला है? जनाब रवि कुमार जी, उन जगहों में और इस महल में अंतर है। बाकी जगहों पर भूतों की बातें होती थीं, मगर यहाँ मायन हैं जिनकी आंखों में देखने वाला सम्मोहन का शिकार हो जाता है। फिर वे अपने सम्मोहित शिकार को जिंदा खा लेते हैं, और हिस्ट्री में भी मायन का जिक्र होता है। इसलिए मैं तो विश्वास करता हूँ जो लद्दा का भाग कर गया था वो जाकर सरपंच को बुला लाया। अपनी तरफ आते लोगों को देखकर रवि खुश हुआ तो शेख टेंशन में आ गया। ओ बाबू साहब, किधर घूम रहे हो? सरपंच के साथ चल रहे लठैत ने अपनी पहलवानी आवाज में पूछा तो शेख पूरी तरह डर गया। रवि ने जेब में रखे हुए पैसे निकाले और बीच में खड़े सरपंच को दिखाते हुए बोला, घूमने निकले थे, रास्ता भटक कर यहाँ आ पहुंचे। रात काटने को बिस्तर और भूख मिटाने को खाना चाहिए, लेकिन लगता नहीं कि इस गांव में हमें यह मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। मैं इस गांव का सरपंच हूँ, आइए मेरे घर। नोटों को देखते हुए सरपंच बोला तो रवि हंस दिया। उसने 5,000 रुपए सरपंच को दिए और 5-500 सभी को दिए। इस तरह उसने नोटों के दम पर मेहमानवाजी और सिक्योरिटी दोनों का बंदोबस्त कर लिया। यह देखकर शेख को राहत मिली। भाई साहब, हम जीप में आए हैं, टोली के साथ पैदल चल पड़े। रवि को याद दिलाते हुए शेख बोला। आए तेरी की, सरपंच जी के प्यार में मैं भूल ही गया था, रवि बोला। तो सरपंच खुश हो गया। थोड़ी देर बाद सब लोग जीप में सवार होकर सरपंच के घर पहुंच गए। पूरे गांव में केवल सरपंच का घर ही पक्का था। घर तो घर, सरपंच के घर वाली गली भी पक्की थी। घर में 5 मोटरसाइकिल और एक छोटी कार भी खड़ी थी।
लगता है आप कई सालों से सरपंच हैं। शेख बोला। तो सरपंच खुश हो गया। केवल 20 बरस से हूँ। उससे पहले मेरे पिताजी सरपंच थे। सरपंच बोला। वो कब से कब तक सरपंच थे? आजादी के बाद से मरने तक। गर्व से सरपंच बोला। तो रवि की हंसी छूट गई। भाई वाह, गले मिल यार, कहकर रवि सरपंच के गले लग गया। सरपंच ने दोनों को कमरा दिखाया और घर वालों को खाना बनाने को कहा। जब शेख ने गुसल खाना पूछा तो सरपंच उसे खेतों में ले गया। रवि का हंस हंस कर बुरा हाल था। स्वस्थ भारत मिशन के बारे में सुना है? शेख ने पूछा। सुना है? अरे, हम तो स्वस्थ भारत मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अर्जुन के बाप ने अपने घर में गुसल खाना बनाया था। मैंने स्वयं जाकर उसे तोड़ा और सीधा कह दिया कि गांव में रहना है तो घर में गंदगी नहीं करोगे, खेत में जाओ या जंगल में। गर्वान्वित होते हुए सरपंच बोला। तो रवि और जोर से हंसने लगा। शेख का दिल किया कि सरपंच से पहले वो रवि को घूंसा लगा दे। रात हुई तो दोनों ने गांव का खाना खाया। स्वादिष्ट और शुद्ध ऑर्गेनिक खाना खाकर शेख की तबीयत फ्रेश हो गई। उसने सरपंच के अब तक के सारे पाप माफ कर दिए। हुक्का पियोगे तो बैठक में आ जाओ, एक व्यक्ति बोला। क्यों? बिना हुक्का पिए बैठक में नहीं बैठ सकते? रवि ने पूछा। तो व्यक्ति ने हाँ में सिर हिला दिया। जब दोनों बैठक में पहुंचे तो देखा कि तकरीबन 20 लोग आपस में उलझे हुए थे। बातचीत में जो एक नाम बार बार लिया जा रहा था वो उत्तम था। शहरी बाबुओं को देखकर सब चुप हो गए। अरे घबराओ नहीं, ये बाबू लोग अपने जैसे ही हैं, सरपंच ने कहकर सबको रिलैक्स किया। तो सब पुनः बहस करने लगे। मुद्दा क्या है? रवि ने एक से पूछा। उत्तम को गांव से निकाले या नहीं? व्यक्ति ने जवाब दिया। क्यों, उसने क्या किया है? शेख ने पूछा। हमें शक है कि वो मायनी से जा मिला है, वो हमें उसका निवाला बना देगा, व्यक्ति ने जवाब देकर शेख के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने किस्सा पूछा तो व्यक्ति ने सुना दिया। इस हिसाब से तो बेचारा खुद ही शिकार है, रवि ने तर्कपूर्ण बात कही। हमें भी यही लगा था, मगर कल शाम को उसे हमने जंगल में जाते देखा था और आज दोपहर को वो घर लौट आया। अब बताओ, मायनी उसे दूसरी बार जीवित क्यों छोड़ेगी? व्यक्ति ने अपना तर्क दिया। पॉइंट तो है बॉस, कुछ तो गड़बड़ है, रवि बोला। तो व्यक्ति खुश हो गया। अरे, तो एक बार उससे सीधा सीधा पूछ लेते हैं, सरपंच ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ क्यों नहीं, जैसे वो सच उगलने को तैयार बैठा है, एक व्यक्ति ने सरपंच से चिढ़ते हुए कहा। अरे मेरी बात भी कोई सुनेगा या नहीं? वो जब से लौटा है कन्हैया की तस्वीर वाले कमरे में ही दुबका हुआ है, एक व्यक्ति ने हल्की चिंता के साथ कहा। ये उस उत्तम का बाप है। मुझे तो लगता है कि बाप बेटा दोनों मिले हुए हैं, व्यक्ति ने रवि शेख को बताया। तेरी तरह ये गधे भी मायनी को मानते हैं। वो उत्तम इसी बात का फायदा उठा रहा है, रवि धीरे से बोला। कम ऑन मैन, तूने किस्सा सुन लिया फिर भी तुझे मायनी झूठ लगती है, रवि से चिढ़ते हुए शेख बोला। भाई साहब, तुम हमें उत्तम से मिलवा दो, मैं उससे सच पता कर सकता हूँ, रवि हल्के गुस्से से बोला। अरे आप तो उससे मिल चुके हैं, पूरब बता रहा था कि वो आपकी ही जीप में आए हैं, व्यक्ति ने कहा। तो शेख के फिर से रोंगटे खड़े हो गए। इस बार रवि के भी रोंगटे खड़े हुए। पूरा गांव जिस गरीबी से जूझ रहा था उस हिसाब से उनके पास टूथब्रश भी नहीं होगा, लिहाजा नीले कॉन्टैक्ट लेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आखिर उत्तम की नीली आंखों का राज क्या था? रात के 12 बज रहे थे। रवि शेख करवटें बदलते जा रहे थे क्योंकि दोनों को नींद नहीं आ रही थी। दोनों के दिमाग में मायनी की बातें गूंज रही थीं। जब मायनी का मुद्दा शांत होता तो उत्तम की नीली आंखों का रहस्य उन्हें कुरेदने लगता। भाई तू अपने नाना का किस्सा फिर से सुनाएगा, शेख बोला। तो रवि इस अंदाज में उठ बैठा जैसे वह उस किस्से को दोहराने की राह देख रहा हो। रवि के नाना राजा थे। जिस तरह उन्हें राजपाट विरासत में मिला था उसी तरह उन्हें यह मायन मायनी का जोड़ा भी विरासत में मिला था। देखने में साधारण मानव जैसे, मगर खतरनाक इतने कि यम भी उनसे कतराएं। राजा का काम उन्हें संरक्षण देना था और उनका काम राजा के शत्रुओं का नाश करना। मायन अपने शिकार को जिंदा खा जाते थे, इसलिए राजा के लिए लाशें छिपाने की भी झंझट खत्म हो गई थी। रवि के नाना के पूर्वजों ने ईसपुर के जंगल में एक छोटा महल बनवाया था। यह महल असल में यमद्वार का काम करता था। राजा लोग अपने शत्रुओं को यहाँ बुलाकर बातचीत करते थे। जो मानते वो राजा के मित्र बनते, जो न मानते वो मायन मायनी का भोजन बनते। राजा यह खबर फैला देते कि बातचीत नाकाम रही और शत्रु लौट गए। जब लोग अपने घर न पहुंचते तो उनकी तलाश शुरू होती। अनेक बार महल की छानबीन इस उम्मीद में की गई कि वहां लाशें गड़ी मिलेंगी, मगर कभी लाशें नहीं मिलती। कमर के ऊपर का हिस्सा मायन खा जाते और बाकी का हिस्सा एक खास किस्म के कुत्ते खा जाते। ये कुत्ते मायन के पास ही पाए जाते थे। ये नरभक्षी कुत्ते थे जो मायन के वफादार थे। आजादी के बाद व्यवस्थाएं बदलीं और राजाओं की राजशाही भी समाप्त हो गई।
इस तरह से नए नवेले राजा नाना को राज करने का मौका नहीं मिला। एक दिन उनसे मिलने मायन मायनी आए और अपनी भूख का इंतजाम करने की विनती की। नए राजा के पास कोई शत्रु नहीं था, इसलिए उन्होंने उनके नाम हवेली और जंगल कर दिया, जिसके मुताबिक जंगल में आने वाला हर इंसान उनकी खुराक होगा। राजा ने यह बात आसपास के गांव में फैला दी कि जंगल में जाओगे तो अपने हाल के लिए खुद जिम्मेदार होगे। गांव के ज्यादातर लोग जंगल में लकड़ी, फल व चारे के लिए जाते थे, मगर एक टोला जंगल में शिकार पर जाता था। एक बार वो टोला 6 सदस्य के रूप में जंगल में गया और 1 सदस्य के रूप में लौटा। वो उन्हें जिंदा खा गए। इतना कहकर वो शिकारी दहल हार्ट अटैक से मर गया। शिकारियों का शिकार महज शुरुआत थी। उसके बाद मौत का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। गांव वालों को लगता है कि उनकी जमीनें हड़पने को राजा ने यह चाल चली है, इसलिए वो राजा से नफरत करते थे और आज भी करते हैं। मौत के जंगल का खौफ इतना है कि इस इलाके के 5 गांवों में सरकारी लोग भी नहीं आते। इसी का फायदा सरपंच जैसे लोग उठाते हैं। रवि ने सारी जानकारी दे डाली। इस बार जब उसने बातें दोहराई तो उसे खुद भी मायनी पर यकीन हो गया। तुझे क्या लगता है, उस महल में अभी भी मायनी होगी? हल्के तनाव में रवि ने पूछा। वो तो जाकर ही पता चलेगा, शेख ने 2 टूक कहा। मगर वहां जाने वाले तो लौट कर नहीं आते। एक आया है ना। अगली सुबह दोनों उत्तम के घर पहुंच गए। रवि ने उत्तम के पिता को 1000 रुपये देकर पटा लिया। दोनों उत्तम को साथ लेकर चले आए। पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, रवि ने कहा। पेट्रोल पंप तो विलासपुर के पास है, उत्तम ने कहा। उत्तम को लग रहा था कि बाबू लोग उससे मजदूरी करवाने के लिए साथ लाए हैं। तो ठीक है, पहले पेट्रोल ही भरवाते हैं, शेख ने कहा और तीनों चल दिए। तीनों उसी तरफ चल दिए जहां उनका पहली बार मेल हुआ था। रास्ते को देखकर उत्तम की जिज्ञासा लौट आई। बाबू साहब, बुरा ना माने तो बताएंगे कि मैं आपको कहाँ मिला था? उत्तम बोला। क्यों, तुम्हें याद नहीं? शेख ने पूछा। याद है, बिल्कुल याद है। असल में मैं आजकल भूलने लगा हूँ, आपकी कृपा होगी अगर। अरे कोई बात नहीं, बता देंगे, रवि ने कहकर शेख को रिलैक्स होने का इशारा किया। समझते हुए शेख चुप हो गया। 10 किलोमीटर के बाद एक पेड़ दिखाई दिया तो रवि ने ब्रेक लगा दी। उसने उत्तम को बताया कि उसने उसे यहीं से लिफ्ट दी थी। यहाँ से मैं 7 मील पैदल चलकर आया, फिर इनके साथ गांव पहुंचा और कमबख्त अभी तक कुछ याद नहीं। उत्तम मन में बड़बड़ाने लगा। कोई परेशानी? शेख ने पूछा तो उसने बात टाल दी। कुछ किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप आ गया। वहां से पेट्रोल भरवाकर और एक छोटी टंकी में भरवाकर वो लौटने लगे। अब तक शेख ने गूगल अर्थ नामक एप्लीकेशन से इलाके का नक्शा बना लिया। जंगल के हर सिरे पर एक गांव था। आशा यह कि 5 गांव के बीचों बीच ये जंगल था। अच्छा उत्तम भाई, तुमसे एक बात कहनी है, पर पहले वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे, रवि ने कहना शुरू किया। बोलिए बाबूजी, मेरी क्या मजाल जो आपकी बात किसी और से करूं। यार, वो जो जंगल में महल है ना, मैं उसे गांव की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। मैंने सरकार से बात की तो सरकार ने राजा के बारे में बताया। राजा से मिला तो पता चला कि महल के कागजात तो महल में ही पड़े हैं। यार, अगर वो कागजात मुझे मिल जाएं तो तुम्हारे गांव में खूब तरक्की हो जाएगी। रवि ने झूठ मूठ की कहानी सुनाकर उत्तम को बहकावे में ले लिया। आपकी सोच बहुत अच्छी है, मगर आप वहां न जाना। वहां जो भी गया वो लौट कर नहीं आया। लेकिन हमने सुना है कि एक आदमी वहां से 2-2 बार लौट कर आया है। अरे, वो उसका तुक्का लग गया था। उत्तम भाई, तुक्का 2-2 बार नहीं लगा करता, शेख बोला। अब कैसे बताऊं? वो आदमी मैं ही हूं, इसलिए आपको मानना होगा कि वो तुक्का था। किस्मत अच्छी थी जो आपके सामने जीवित खड़ा हूं। मेरे दोस्त बंसी का तुक्का लग जाता तो वो भी मेरे साथ होता, कहकर उत्तम भावुक हो गया। रवि शेख से आगे कुछ न बोला गया। वो उसके गम को बढ़ाना नहीं चाहते थे। उन्होंने तय किया कि वो बाद में बात करेंगे। एक छोटे बाजार से गुजरते हुए उत्तम ने गाड़ी रोकने को कहा। उत्तम ने एक बुजुर्ग की तरफ उंगली की। यह वही बुजुर्ग थे जिसकी सलाह के चलते उत्तम ने पहली बार जंगल में जीवित रहने का कारनामा किया था। मैंने तरस खाकर तुम्हारी मदद की थी, तुमने तो मेरी नुमाइश ही लगा दी। इन अमीर जादों को लेकर तुरंत चले जाओ। बुजुर्ग ने गुस्सा करते हुए उत्तम को हड़काया। साफ जाहिर था कि उनको अमीर खां से नापसंद थे। अरे बाबा जी, हमारी बात तो सुनो, उत्तम ने फिर से प्रयास करते हुए कहा। तू जाता है या मैं तेरे पीछे कोई प्रेत छोड़ दूं? गुस्से से कहकर बुजुर्ग ने अपने झोले में हाथ डाला तो उत्तम घबराकर भाग खड़ा हुआ। रवि शेख डरे तो नहीं, मगर वो भी उस छोटी सी चाय की दुकान से बाहर चले आए जहां वो बुजुर्ग बैठे चाय पी रहे थे। रवि वापस आया और चाय वाले को 100 रुपए देकर कहा, बाबा जी का गुस्सा शांत हो तो हमारी तरफ से माफी मांग लेना और नाश्ता करवा देना। हम इन्हें तंग करने नहीं आए थे। उत्तम खड़ा खड़ा कांप रहा था। मायनी से 2 बार बचने के बावजूद उत्तम प्रेत के नाम से कांप उठा था।
आगे के सफर के दौरान शेख ने उत्तम से प्रेत के डर के पीछे वाला किस्सा सुनाने के लिए मना लिया। एक प्रेत मेरे पीछे पड़ गया था। वो हर वक्त मेरे कान के पास कुछ न कुछ कहता रहता था। शुरुआत में मुझे डर लगता था, मगर फिर उसने मेरी जुबान को अपने वश में कर लिया। मैं दोस्तों को गाली देने लगा और दुश्मनों से दोस्ती की गुहार लगाने लगा। चोरी करके नशे करने लगा। घर जाने के नाम से ही चिढ़ मचती थी। बुजुर्ग से बुजुर्ग महिला को देखकर भी मन में वहशी ख्याल आते थे। अन्न से नफरत हो गई थी। मैं कच्चा मांस खाने लगा, जबकि जबकि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। उत्तम ने अपनी आप बीती इतने दर्द भरे अंदाज में सुनाई कि रवि की कंपकंपी छूट गई। उसने शेख के कान में धीरे से कहा, घर वापस चलते हैं। जिस शय को जानते नहीं उनसे पंगे क्यों लेने। शेख ने सहमति जता दी, जिससे स्पष्ट होता था कि वो भी मायनी से रूबरू होने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। थोड़ी देर में जंगल का वो हिस्सा आ गया जहां उत्तम उस लड़की से मिला था। न जाने उसे कौन सा आकर्षण महसूस हुआ जो उसने मूत्र मुक्ति के बहाने से जीप रुकवा दी। वो सड़क की दोनों तरफ ताक झांक करने लगा। काश कि मैं उसका पता ठिकाना पूछ लेता, एक बार उससे मिल लेता तो। हे कान्हा जी, एक बार उससे मिलवा दो। उत्तम ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर मुंह से जानबूझकर कहा। वह सोच रहा था कि अगर वह लड़की आसपास हुई तो सुनकर बाहर चली आएगी, मगर ऐसा कुछ न हुआ। रवि ने जीप की हॉर्न बजाई तो उत्तम वापस आ गया। उसके जाते ही वह लड़की जंगल से निकलकर बाहर आ गई। जीप ओझल होने वाली थी जब उत्तम ने पीछे मुड़कर देख लिया। वह मारे खुशी के जीप से कूद गया। यह देखकर रवि शेख की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। यार, फिर से इसे प्रेत ने पकड़ लिया क्या? रवि बोला। उत्तम खड़ा होकर लंगड़ाते हुए भागने लगा तो शेख ने रवि की बात पर सहमति जता दी। उत्तम जब तक पहुंचा तब तक लड़की गायब हो चुकी थी। उत्तम उसे आवाज देकर पुकारने लगा। न लड़की ने जवाब दिया, न ही सामने आई। उत्तम इस बात से अनजान था कि उसके इस व्यवहार ने शहरी लड़कों की पतलून गीली करने की नौबत ला दी है। वह थक हार कर पीछे मुड़ा तो दोनों घबरा गए। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में इस तरह देखा मानो एक दूसरे से पूछ रहे हों कि भाग चलें क्या। उत्तम लौटने लगा तो दोनों भी घबराकर पीछे हो लिए। इसके बिना गए तो गांव वाले हमें मार देंगे, रवि बोला। मगर हमें गांव वापस जाना ही क्यों है? हड़बड़ाए शेख ने पूछा। क्या मतलब? ओह, सही है, अपना कौन सा वहां चार्जर पड़ा है? तो फिर निकलें, रवि बोला। बोल मत, निकल पड़, कहकर शेख जीप में बैठ गया। रवि तुरंत आकर जीप स्टार्ट की और उत्तम से अच्छी खासी दूरी बनाकर वापस चले गए। उत्तम आवाज देता रह गया, मगर दोनों नहीं रुके। साले पागल, गुस्से से भरे उत्तम के मुंह से निकला। चलती गाड़ी से तुम कूदते हो और पागल वो हैं। लड़की की कड़कती आवाज आई। खुश होकर उत्तम ने पीछे देखा तो पाया कि लड़की बेहद गुस्से में थी। अरे, मैं तो बस यूं ही। तुम कहाँ चली गई थी? खुश होकर उत्तम बोला और उसके पास जाने लगा। लड़की ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। अपनी हालत देखी है? लड़की ने कहा। तो उत्तम ने अपने ताजा फटे कपड़े और छिले शरीर को देखा जिसमें से खून निकल रहा था। उसने गर्दन ऊपर की तो लड़की गायब थी। उसने आसपास देखा तो सब बदला बदला था। जंगल भाग रहा था, धरती हिल रही थी और घुंघरू की आवाज आ रही थी। अर्र, एक व्यक्ति बोला और अचानक सब रुक गया। उत्तम ने पुनः देखा तो समझ आया कि वह एक बैलगाड़ी में बैठा है जो अभी अभी रुकी थी। घुंघरू की आवाज बैलों के गले में लटके घुंघरुओं से आ रही थी। गाड़ीवान झाड़ियों में मूत्र त्याग के लिए गया था। मैं तो लड़की से बात कर रहा था, यहाँ कब और कैसे आ गया? उत्तम के मुंह से निकला। इतने में गाड़ीवान वापस आ गया। वह उत्तम के मामा का बेटा था। सोहनलाल, तू है क्या? उत्तम के मुंह से निकला। पड़ गया ना फर्क? मैं न कहता था कि नीली आंखें विष के प्रभाव से हुई हैं। भैया, अब तो मानते हो कि वैद्य भद्री की दवाई में जादू है। जादू? गाड़ीवान बोला। जादू? जादू? वो जादू जानती है, वो मुझ पर जादू करती है। समझते हुए उत्तम बोला। ना पूरी तरह से ठीक नहीं हो। भैया, तुम लेट जाओ, घर आएगा तो तुम्हें जगा दूंगा, गाड़ीवान बोला और बैलों को तेजी से भगाने लगा। उत्तम लेट गया और आप बीती के बारे में सोचने लगा। कभी प्रेत, कभी मायनी और अब ये जादूगरनी, इन सबको मैं ही क्यों मिलता हूँ? कहकर उत्तम आसमान को घूरने लगा। घर लौटे शेख को पूरे 6 दिन हो गए थे, मगर उसका दिमाग अभी भी ईसपुर में ही था। उसका मन हुआ कि रवि को कॉल करे, मगर बोले क्या, यह समझ नहीं आ रहा था। सुबह सुबह वह जाग गया था, मगर वह बिल्कुल भी फ्रेश नहीं था। अजीब सी मनोस्थिति में दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। घर वालों ने पूछा, क्या खाओगे? तो वह उसका भी जवाब नहीं दे पाया। तभी सामने से रवि आता हुआ दिखाई दिया। रवि के चेहरे पर ठीक वैसे ही भाव थे। मुझे जो सबसे ज्यादा अखर रहा है वो रवि की जुबान से शब्द नहीं निकले। शायद उसका गुरूर अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहा था। भाग आना,
अपने अहम को फ्लश करते हुए शेख बोला। रवि के भाव बता रहे थे कि उसे यह नहीं कहना चाहिए था। उसके मन की बात शेख ने कहकर उसकी हार पर मोहर लगा दी थी। यार, हम इतने डरपोक तो कभी नहीं थे। अफसोस के साथ ये शब्द रवि के मुंह से निकले तो शेख मुस्कुरा दिया। उसने दरवाजे पर खड़े अपने दोस्त को गले लगाया और घर के गार्डन की तरफ चल दिए। जब भी पाकिस्तान चीन से युद्ध की बात छिड़ती है तो गली मोहल्लों के सूरमा चिल्लाते हैं कि युद्ध छिड़ जाए तो अच्छा है, मगर जिन फौजियों ने युद्ध लड़ा होता है वो कभी युद्ध का समर्थन नहीं करते। जानते हो क्यों? क्योंकि युद्ध की भयावहता केवल और केवल युद्ध लड़ने वालों ने देखी होती है। इसीलिए युद्ध के दुष्परिणाम भी केवल उन्हीं को दिखते हैं। शेख बोला, बात तो ठीक है, मगर तूने यह बात क्यों कही? यह समझ नहीं आया। कंफ्यूज भाव वाले रवि के मुंह से निकला, मैं कहना चाहता हूं कि कल्पना करने और हकीकत जीने में खासा अंतर होता है। गली मोहल्ले के सूरमाओं को यदि असली युद्ध में डाल दिया जाए तो वे बंदूक से पहले युद्ध के माहौल से पनपने वाली दहशत से ही मर जाएंगे। ठीक उसी प्रकार हम डरपोक हैं या नहीं, इसका पता भी हमें वास्तविक खतरनाक माहौल में ही चला। आज से पहले हमने उन हालातों को देखा भी कब था। अपनी हार स्वीकार कर चुके शेख ने अपने दोस्त को इन शब्दों के साथ हार स्वीकारने को कहा। जहां ये दोनों जिगरे वाले हार स्वीकार कर चुके थे, वहीं ईसपुरवासी उत्तम के मन में नया फितूर जन्म ले चुका था। वह अपनी बहन के ससुराल पहुंचा। बहन बेहद खुश हुई। ससुराल वालों ने जलपान की व्यवस्था की तो उत्तम ने स्पष्ट कर दिया, मैं बहन के घर का पानी नहीं पीता। 2021 में भी हिमाचल में यह सब चलता था, लिहाजा ससुराल वालों ने दोबारा नहीं पूछा। इधर उधर की बातों में 2 घंटे बीत गए। ससुराल वालों ने भाई बहन को अकेला छोड़ दिया। रोटी ले आ, सबके जाते ही उत्तम बोला तो बहन हंसने लगी। उसकी हंसी ससुराल वालों ने सुनी तो वे यह सोचकर खुश हो गए कि भाई बहन हंसी ठिठोली कर रहे हैं। मुझे पता था कि तू भूखा प्यासा नहीं रह सकता, बहन बोली। तो इन बुड्ढों के चक्कर में भूखा मर जाऊं? तू जा, तेजी से खाना लेकर आ, और सुन, छिपा कर लाना। उत्तम ने छोटी बहन को स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिए। बहन ने ठीक वैसा ही किया। उत्तम का पेट भरा, तब उसे कोई बात सूझी। मेरा हाल चाल तो पूछ ले, बहन गुस्से से बोली। दिख तो रही है भली चंगी, फिर क्यों पूछूं? लस्सी पीते हुए उत्तम बोला, कुत्ते, थोड़ी तो शर्म कर ले। और तू खाली हाथ क्यों चला आया? जब मेरे पास है कुछ नहीं तो हाथ भर कर कैसे आता? मेरे पास तो बैल भी नहीं है। क्यों, तेरे बैल कहाँ गए? तू वो सब छोड़, अपने ससुराल वालों से कह दियो कि भाई आस पास आया था तो तेरा हालचाल पूछने चला आया। तो हालचाल पूछ तो। अरे तू बोल दियो कि हालचाल देखने आया था। तू कुत्ता था और कुत्ता ही रहेगा। मैं कुत्ता ही ठीक हूँ। तू ये बता कि तेरे गुलाबी सूट कहाँ है? कौन सा गुलाबी सूट? वो तो नहीं जो तूने अपनी कमाई में से लेकर दिया था। क्यों, क्या करेगा? पीछे हटते हुए बहन बोली, तू दिक्कत न ले, बस ध्यान से मेरी बात सुन। तेरे पास तो एक से बढ़कर एक सूट है, वो पुराना सूट मुझे दे दे। एक गरीबनी को तन ढकने को देना है। तन ढकने को? आहें, तूने क्या किया? चुप कर जा मेरी माँ, मैंने कुछ नहीं किया। तू चला जा, तू गलत संगत में पड़ गया है, बेहद घबराई बहन ने डरते हुए कहा। बेडागर्क, यहाँ किसी को सीधी बात समझ में क्यों नहीं आती? कहकर उत्तम चला आया। उस बेचारे के मन में यह सरल सा विचार आया था कि जंगल में मिलने वाली लड़की को एक जोड़ी नए कपड़े देकर दे दे। बेशक वो कोई चुड़ैल हो, मगर अच्छे कपड़े पहनने का हक तो चुड़ैलों को भी है। उसकी जेब में पैसे नहीं थे, किसी और से मांग नहीं सकता था, इसलिए वह अपनी बहन के पास आया था। गांव वाला डरपोक चुड़ैल को कपड़े देने की सोच रहा था, जबकि शहर के जियाले उत्तम को ही भूत समझकर भाग आए थे। भाई साहब, उत्तम भूत नहीं है, उत्तम के भीतर भूत घुस गया था, रवि एक्सप्लेन करते हुए बोला। अरे जब उसमें भूत घुस गया तो वो भी भूत बन गया ना, शेख ने अपनी तरफ से समझाया। अरे वो भूत नहीं है, भूत का टेम्परेरी घर है। भूत के निकलते ही वह फिर से इंसान बन जाएगा, लेकिन जब तक उसमें भूत है तब तक वो भी तो भूत ही कहलाएगा ना। यार तू समझ नहीं रहा, तू समझना चाह नहीं रहा। दुखी उत्तम घूमता हुआ एक चौपाल पर पहुंच गया। उसने सोचा था कि थोड़ी देर सुस्ता कर चल पड़ेगा, मगर यहाँ जो मुद्दा चल रहा था वह अति गंभीर था। नहीं, बात करने वालों के लिए तो यह हंसी मजाक था, यह तो केवल उत्तम के लिए गंभीर था। एक होता है कुंवारा, फिर आते हैं भयंकर कुंवारे, और फिर आते हैं अनंत कुंवारे। वो वही था। एक बुजुर्ग की बात के अंतिम शब्द उत्तम ने सुने। सारी चौपाल हंस रही थी और उत्तम को लगा कि उसकी ही बात हो रही है। उसने सबको देखा तो पाया कि यहाँ बैठा कोई भी उसे नहीं जानता। अनंत कुंवारा, यह बोल बोल कर लोग काफी देर तक हंसते रहे। आगे आज सुनाऊं या कल, पूछकर कहानी सुनाने वाले बुजुर्ग भी हंसने लगे। चिढ़कर उत्तम कुछ कहने आगे आया, तभी उसे कोने में एक युवक दिखाई दिया।
यूं तो उसकी आयु उत्तम से काफी कम लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर उभरी पीड़ा उत्तम जैसी ही थी। दर्द को दर्द पहचानता है के स्तर पर उत्तम उस युवक के पास जा पहुंचा। छोटे भाई, मेरा नाम उत्तम है। जी भाई जी। आपका नाम? अनंत कुमार। युवक का नाम सुनकर उत्तम को आगे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। वह समझ गया कि सब इकट्ठा होकर इसी बेचारे का कचरा कर रहे थे। उसने केवल एक बात कंफर्म करनी चाहिए। क्या आप छोटी जाति से हो? झिझकते हुए उत्तम ने पूछा। छोटी जाति क्या होती है? मैं नीच जाति से हूँ, कहकर अनंत रुआंसा हो गया। उच्च जाति का उत्तम इस जातिवाद से खासा परेशान था। उसे पहली बार एक नीच जाति की लड़की से इश्क हुआ था। उस समय जो बवाल हुआ था, उसने उत्तम के भीतर के सच्चे मानव को जगा दिया था। कहकर उत्तम ने अपना हाथ बढ़ाया तो अनंत डरकर पीछे हो गया। मैं कोई भूत थोड़े हूं, उत्तम ने हैरान होते हुए कहा। वो बोला, भूतनी तो भूतनी सही, कम से कम मेरा चूल्हा जलता तो हो। जोर से बुजुर्ग बोला और सब हंसने लगे। अनंत से और सहा न गया, सो वह उठकर चला गया। उत्तम उसे पुकारता हुआ उसके पीछे गया। उसने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वह नहीं रुका। रास्ते में आने वाले राम मंदिर के पास ही उसने ब्रेक लगाई। तुमने शबरी के बेर खाकर प्रेम की बात तो की, मगर जात पात बंद नहीं की। काश कि तुम गरीबों के भी भगवान होते, कहकर अनंत आगे बढ़ गया। उसके बाद मंदिर के पास पहुंचा उत्तम उसके नाम से माफी मांगकर आगे बढ़ गया। भैया, आप पीछे मत आओ, ऊंची जात ने देख लिया तो मुझे मार डालेंगे, कहकर अनंत भागने लगा। उत्तम ने जैसे ही उसकी तरह भागने की कोशिश की, वह झाड़ियों में उलझ कर गिर गया। यह देखकर अनंत माफी मांगता उसके पास गया। वह उसे उठाते उठाते रुक गया। यह देखकर उत्तम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। भाई, मैं जात बिरादरी को नहीं मानता, मुझे उठाकर थोड़ा उपकार कर दे, उत्तम ने इतने अपनेपन से कहा कि अनंत खुद को रोक न पाया। उसने जीवन में पहली बार एक ऊंची जाति वाले को हाथ लगाया था। उत्तम ने उठते ही उसे गले लगा लिया। जो मन से छोटे और किरदार के गरीब होते हैं ना, वही जात बिरादरी की बात करते हैं, उत्तम ने कहकर अनंत को भावुक कर दिया। अच्छा, एक बात बता, तेरी उम्र तो अभी कुछ भी नहीं है, फिर तू इतनी चिंता क्यों करता है? उत्तम ने पूछकर भावुक अनंत की भावुकता छीन ली। भैया, 18 वर्ष की आयु में जिसकी 5 मंगनियां टूट गई हों, वो चिंता न करे तो क्या करे? भाग्य से चिढ़ते अनंत ने अपना दुख बयान किया। इतनी सी उम्र में यह होना आश्चर्य की बात तो थी, मगर अनंत का सच यही था। उसके पिता रिश्ता बाद में पक्का करके आते, लड़की वाले पहले ही मना कर देते थे। लड़की वाले इतना नकली बहाना बनाते कि सुनने वाले को साफ समझ आता कि वे बहाना बना रहे हैं। बरसों पहले अनंत के पिता को सरकारी नौकरी मिल गई थी, जिसके बूते उन्होंने पक्का मकान भी बनाया था और खेत भी खरीदे थे। इसी कारण ऊंची जाति वाले उनसे चिढ़ते थे। वे ही झूठ सच करके अनंत का रिश्ता तुड़वाते थे। भैया, अब तो मेरी हालत भी उस कहानी के नायक जैसी हो गई है। मुझे कोई चुड़ैल मिल जाए तो मैं उससे ब्याह करके इस कुंवारेपन से निजात पालूं, दुखी अनंत अपने दुख में बोला था। मगर उसका यह बयान उत्तम को सोच में डाल गया। उत्तम 30वें वर्ष में प्रवेश कर चुका था। उसकी उम्र के लड़कों के आगे लड़के हो गए थे, मगर उत्तम की सेटिंग कहीं नहीं बैठ रही थी। उसे समझ आया कि इसी कारण वह जंगल वाली लड़की या भूतनी के पीछे लट्टू हो रहा है। क्या हुआ भैया? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो जरूर हुआ है, बता भी दो, मैंने भी तो अपने दिल की कह दी है। ठीक है, मेरा एक दोस्त है, वो एक बार जंगल से गुजर रहा था। उत्तम ने आप बीती को दोस्त बीती कहकर सुना दिया। अनंत बड़ा सीरियस होकर सुन रहा था। उत्तम के चुप होने के बाद भी वह अपने दिमाग में जोड़ घटा कर रहा था। तो वो लड़की है, मायनी है या भूतनी चुड़ैल? अनंत ने वाजिब सवाल पूछा। वो तो मुझे नहीं पता, पर तुझे क्या लगता है, क्या लड़के को उससे प्यार हो गया है? यह तो निर्भर उस बात पर करता है कि लड़का उसे किस रूप में देखता है, मायनी, भूतनी या लड़की। लड़की जो अजीब है, गरीब भी है। अजीबोगरीब लड़की? हाँ, कुछ ऐसी ही। तो आओ मेरे साथ, कहकर अनंत उसे अपने घर ले गया। अनंत का घर पक्का और बड़ा था। उसने उत्तम को जलपान करवाया, फिर 5 नए सूट उसे दिए। लोग कपड़ा देते हैं, मगर मेरे पिता को अमीरी दिखानी थी, इसलिए हर बार लड़की का नाप लेकर सूट सिलवा लेते थे। 5 लड़कियों ने इनकार किया, इसलिए 5 नए सूट नए के नए रह गए। अब जाओ, अपने वाली को भेंट दे दो, अनंत ने कहा तो हैरान होता हुआ उत्तम शर्मा गया। वो जंगल वाली लड़की के लिए पुराना सूट लेने निकला था और अब उसके पास 5 नए सूट और एक पक्का दोस्त था। करीब आधे घंटे से उत्तम सड़क पर खड़ा था। इंतजार करते हुए उसका जोश ठंडा हो चुका था, लेकिन मुस्कान अभी भी बाकी थी। अगले आधे घंटे में मुस्कान भी चली गई। अब उसके पास केवल 5 सूट एक झोले में रह गए थे। यही देने तो वह आया था। शायद वो यहाँ नहीं है, किसी भी समय वो आती होगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो खुद से यह कहता तो था,
मगर हर गुजरते मिनट के साथ उसके विश्वास में कमी आती जा रही थी। अगले आधे घंटे के बाद जब उसने फिर से यही कहा तो उसके अंतर्मन ने तंज कसा। चल हट नेता कहीं का, तुझे गरीबी हटानी आती तो 75 साल में हटा चुका होता। तू केवल भाषण देना जानता है। उसने आसपास नजर दौड़ाई और एक पेड़ की परछाई दिखते ही उसके पास चला गया। उसने हिसाब किताब करके सड़क पर एक पत्थर रख दिया। तय किया कि जब छाया उस पत्थर को छू लेगी तब वह चला जाएगा। यह देखकर उस लड़की को अजीब सा लगा जो पिछले 1.5 घंटे से उत्तम के वहां से जाने की उम्मीद कर रही थी। यह वही लड़की थी जिसके लिए नए कपड़े लाए गए थे। वही लड़की जो अब यह चाहने लगी थी कि छाया उस पत्थर को कभी न छुए और यह वक्त यहीं रुक जाए। उत्तम नहीं जानता था कि इस लड़की को हर पल उसका इंतजार रहता था। हालांकि वो सच्चे मन से चाहती थी कि उत्तम कभी लौट कर ना आए। वक्त आगे ऐसे बढ़ने लगा जैसे वह 100 मीटर की दौड़ में भाग रहा हो। पेड़ की परछाई तेजी से पत्थर की ओर बढ़ने लगी। यह देखकर दोनों की उदासी बढ़ने लगी। जब मामला कुछ सेकंड्स का रह गया तब दोनों आगे बढ़े। लड़की उत्तम से मिलने के लिए, उत्तम पत्थर को दूर करके थोड़ी और मोहलत पाने के लिए। उधर उत्तम ने पैर से पत्थर को छाया से दूर किया और इधर नीली आंखों वाली लड़की मटमैले कपड़े पहनकर जंगल से बाहर निकल आई। उत्तम की तो जैसे तपस्या पूरी हो गई। तभी उसे कुछ याद आया और उसने गर्दन घुमा ली। मेरी आंखों में मत देखना, मैं फिर से भुलक्कड़ बुद्धू नहीं बनना चाहता। मैं थोड़ी देर में खुद ही चला जाऊंगा, उत्तम बोला। तेज धड़कते दिल के साथ लड़की उसके पास आ गई। शायद अब आप कुछ नहीं भूलेंगे, लड़की ने बड़े प्यार से कहा तो उत्तम खुशी से बावला हो गया। वो पीछे मुड़ते मुड़ते रह गया क्योंकि उसे याद था कि वो उसे बातों में उलझाकर सब भुला देती है। मेरी तरफ देखिए। जी नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे मैं कह रही हूँ ना। नहीं कहा ना, मुझे पूरे होशो हवास में घर जाना है। हद है, गुस्से से लड़की बोली, मगर उत्तम न माना और न ही पलटा। लड़की सामने आई तब वो पलट गया। लड़की ने 3 अतिरिक्त प्रयास किए लेकिन उत्तम के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, आप यहाँ क्यों आए हो? जबकि मैंने मना किया था। मुझे मना किया था? कब? शायद जब आपने कहा होगा तब मैं अपने होश में नहीं रहा होऊंगा। भोलेपन से उत्तम बोला तो लड़की चिढ़ गई। क्यों आए हो? वह गुस्से से बोली तो उत्तम ने झोला उसकी ओर कर दिया। ये क्या है? घबराकर लड़की ने पूछा और 3 कदम पीछे हो गई। खोलकर देख लो, रोमांटिक होकर उत्तम बोला। मुझे नहीं देखना, आप जाओ यहाँ से, घबराई लड़की कहकर वापस जंगल की ओर चली गई। अरे सुनो तो, उत्तम बोलता रह गया मगर सुनने वाली अदृश्य हो गई। इन्हें भी डर लगता है, ये तो हम इंसानों जैसी है, उत्तम ने सोचकर थैले में से कपड़े निकालकर दिखाए। लड़की यह देखकर भावुक हो गई। आपके कपड़े अच्छे हैं मगर थोड़े पुराने हो गए हैं। आप लड़का होते तो मेरी तरह मैले कपड़े पहन सकते थे क्योंकि हम धुले मैले में एक से लगते हैं, मगर आप लड़की हैं, साफ सुथरा दिखना आपका कुदरती हक है, उत्तम बोलता गया और लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ आती चली गई। जंगल से जैसे ही वो निकली वैसे ही उत्तम ने गर्दन घुमानी चाहिए। सुनो, लड़की बोली तो उत्तम घूमने के बजाय उसकी ओर धीरे से पलट गया। जैसे ही उसने उसकी नीली आंखों में देखा, लड़की की आंखें हरी हो गईं। लड़की रुआंसी थी मगर उत्तम की मुस्कान निकल आई। अबे गधे, नीली आंखें हरी बन गई हैं। ये देखकर तुझे डरना चाहिए मगर तू मुस्कुरा रहा है, तेरा दिमाग सच में फिर गया है, उत्तम की अंतरात्मा बोली। मुझे आप याद हो, आपकी आंखें अब नीली नहीं रहीं, उत्तम बोला तो लड़की खुशी से रो दी। उत्तम टेंशन में आ गया। उसे लड़की के रोने का कारण बिल्कुल समझ नहीं आया। यह भी नहीं समझ आया कि इस समय वो क्या कहे, इसलिए वह कपड़े देकर वापस चल पड़ा। रात होने को है ना, मेरा गांव बड़ी दूर है, आप खुद का ध्यान रखना, फिर मिलेंगे। आप बहुत अच्छे हो, कपड़ों को सीने से लगाकर लड़की बोली तो उत्तम खुश हो गया। अपना नाम तो बता दो, लड़की ने अतिरिक्त जोर लगाकर पूछा। मैं उत्तम दास हूँ, ईसपुर में रहता हूँ। उत्तम को अपना परिचय देते हुए इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई थी। और आपका नाम? झिझकते हुए उत्तम ने पूछा। कंचन, लड़की बोली। हाथों में थैला पकड़े कंचन जंगल की ओर जाने लगी। उसकी आंखें भीगी थीं और होठों पर मोहक मुस्कान थी। कोई ध्यान से देखता तो समझ जाता कि इस मुस्कान में इंतजार खत्म होने की खुशी थी, वो खुशी जो बरसों की प्रतीक्षा रूपी तपस्या के बाद मिलती है। वो दिल में उत्तम को नमन करते हुए जंगल के भीतर चलती रही। जंगल का वो भाग आ गया जहां से आगे जाना मौत को न्योता देना कहलाता था। इस क्षेत्र को मायनी का क्षेत्र कहते थे। यूं तो मायनी का राज पूरे जंगल में था, मगर यह हिस्सा वास्तव में उसकी मलकियत था। यह मायनी का घर था। बाकी जंगल के मुकाबले यहाँ ज्यादा पेड़ और झाड़ियां थीं, मानो कुदरत बिना इंसानी हस्तक्षेप के भरपूर फली फूली हो।
कंचन ने जैसे ही वह इलाका पार किया, वैसे ही एक मैदानी इलाका आ गया, जिसके बीचों बीच एक महल नुमा इमारत खड़ी थी। यह वही महल था जो रवि के नाना के परिवार की मलकियत थी। वही महल जिसे राजा ने मायनी परिवार को रहने के लिए दिया था। महल के द्वार पर एक नेत्रहीन दंपत्ति बैठा था। उन्हें काफी दूर से ही कंचन के आगमन का आभास हो गया। वे एक दूसरे का सहारा लेकर उठ खड़े हुए। दोनों ने राजसी वस्त्र पहन रखे थे और उनकी सेहत दुरुस्त थी। राजकुमारी की जय हो। कंचन के पास आने पर दोनों बोले, कैसे हैं आप दोनों? कंचन ने बड़े प्यार से पूछा तो दोनों आश्चर्यचकित रह गए। मैं नहाने जा रही हूँ, कृपया मुझे परेशान न करें, कंचन बोली और भीतर चली गई। लेकिन राजकुमारी, शुंडी बोलने लगी तो कुलुप ने उसे चुप करवा दिया। उसने कंचन के जाने का इंतजार किया। मैंने कितनी बार समझाया है कि राजकुमारी से किसी भी तरह का विवाद मत किया करो। अब वो बड़ी हो गई हैं, उनके साथ साथ उनका गुस्सा भी बड़ा हो गया है। क्यों आप अकाल मृत्यु की प्राप्ति के अवसर बनाने में लगी रहती हैं? कुलुप नाराज होते हुए बोले। साफ था कि कुलुप दीर्घायु चाहते हैं। मुझे भी कई बरस जीना है, लेकिन जीने के लिए भोजन चाहिए और भोजन के लिए वनस्पति। आज शुक्रवार है और माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से आज हमें सरलता से वनस्पति मिल जाती। लेकिन जब राजकुमारी हमें सब्जी मंडी लेकर ही नहीं जाएंगी तो वनस्पति कहाँ से आएगी? आप तो अपना तानपुरा लेकर बैठ जाओगे, भोजनालय तो मुझे देखना है। टिपिकल महिला की तरह अपने पति को लेक्चर देती हुई शुंडी बोली। तो कुलुप को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें यह भी ध्यान आया कि वे दोनों बाहर बैठकर राजकुमारी कंचन की ही बाट जोह रहे थे। वो बात अलग है कि कुलुप भूल गए थे कि वे इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग में एक धुन आकार ले रही थी, टिपिकल भारतीय पति की तरह। जब शुंडी राजकुमारी के न लौटने पर कुछ कह रही थी तो हूं कहते जा रहे कुलुप के मन में एक राग बज रहा था। तो अब क्या करें? कुलुप ने पूछा। मिष्ठान बनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, शुंडी ने भयभीत होकर कहा। शुंडी जी, मैंने अभी कहा कि मुझे दीर्घायु चाहिए, मगर आप यमराज को न्योता भेजने की योजनाएं बनाती जा रही हैं। अरे कितनी बार कहा है कि मिष्ठान का मोह त्याग दो। राजकुमारी को मिष्ठान बिल्कुल पसंद नहीं। क्रोधित होकर कुलुप बोले, ठीक है, मैं ही मूर्ख हूं। अब बुद्धिजीवी जी, आप बताएं कि क्या बनाएं? शुंडी ने शराफत को साइड में रखकर पूछा और दोनों की बहस शुरू हो गई। उधर कंचन स्नान गृह में चली गई। वह राजसी लगता नहीं था, वह राजसी ही था। कंचन वास्तव में राजकुमारी थी। उसके छोटे से ताल में फूल भी थे और पूरे कमरे में ऐसे पौधे थे जो खुशबू से भरे थे। कंचन ने उत्तम को याद करते हुए स्नान किया और कपड़े पहनने के लिए एक दूसरे कमरे में आ गई। उत्तम जिस गरीब लड़की के लिए कपड़े लाया था, उसके पास एक से बढ़कर एक राजसी पोशाकें थीं। कुछ पोशाकों में तो सोने व चांदी का भी उपयोग किया गया था। कंचन ने सबको दरकिनार कर उत्तम के लाए सूट में से एक पहन लिया। सूट उसके साइज से काफी बड़ा था, लिहाजा वह बड़ी अजीब लग रही थी। मगर दर्पण के सामने खड़ी कंचन ऐसे इतरा रही थी जैसे वह मिस वर्ल्ड बन गई हो। प्रियतम के तोहफे का यही तो कमाल होता है। अजीब दिख रही कंचन ने अगला कमाल खाना खाते हुए दिखाया। भारतीय परंपरा के अनुसार इस महल में भी खाना नीचे बैठकर खाते थे। बस खाने वाले के सामने लकड़ी की बनी पीढ़ी रहती थी जिसके ऊपर खाना रखा जाता था। कुलुप ने कांपते हाथों से मूंग का हलवा सोने की कटोरी में डालकर चांदी के थाल में पेश किया, जिसे कंचन मुस्कुराते हुए खा गई। काफी देर तक बुजुर्ग दंपति गाली सुनने का इंतजार करते रहे, मगर कंचन कुछ भी न बोली। कुलुप जी, मैं थोड़ी देर छत पर टहलकर सो जाऊंगी, कृपया मुझे न पुकारें। मुझे अभी से निद्रा की अनुभूति हो रही है। पूरी तरह खुली आंखों वाली कंचन बोली और चली गई। वह भूल गई कि आज अमावस की रात है। उसके साथ साथ बुजुर्ग भी भूल गए थे। उत्तम घर पहुंचा तो घर वाले हैरान हो गए। वह 3 दिन से गायब था। घर वालों ने समझा था कि वह मायनी का निवाला बन चुका है, इसलिए सब रोना धोना कर चुके थे। फिलहाल गांव वाले अफसोस करने आए हुए थे। घर वालों ने उससे सवाल किए, जिनके जवाब देने में उत्तम को कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने आज अपनी प्रियतमा के चेहरे को देखा था। हर आशिक की तरह उत्तम को भी अपनी वाली अप्सरा नजर आई थी। वह पैदल चलते हुए गांव पहुंचा था, जिसके कारण उसके पैरों में स्वाभाविक दर्द था। पर चूंकि लड़के के सिर इश्क का भूत चढ़ा था, इसलिए उसे दर्द का दभी नहीं हो रहा था। उल्टा वह लगातार मुस्कुरा रहा था। यदा कदा उसके दिमाग में कोई विचार आकर उसे खुश कर जाता था। कुछ तो बोल। पिताजी फिर चिल्लाए। क्या बोलूं? मैं तो शुक्रगुजार हूं कि वो चुड़ैल है, इसलिए वह सबसे बच पाई और मेरे हिस्से आ गई। पिताजी के चिल्लाने पर उत्तम से गलती से अपने मन की बात उगल गई। क्या? अफसोस करने आए सभी के मुंह से निकला। सबके बोलने से आवाज तेज हो गई, जिससे उत्तम को ख्यालों की दुनिया से लौटने में मदद मिली।
सब लोग यहाँ क्यों हैं? आज हमारे यहाँ कोई भोज वोज है क्या? उत्तम ने पूछा। 10 दिन बाद भोज भी मिलता, मगर तूने आकर सबके पेट पर लात मार दी। प्रधान धीरे से बोलकर सबको वापस ले गया। कंचन को मोहब्बत हो गई थी। हर नए आशिक की तरह उसकी भी मत मारी गई थी, इसलिए वह अमावस की रात को एक बेवकूफ़ी करने जा रही थी। वह सोने का बोलकर अपने कमरे में आई और कमरे के सामने बने बरामदे में आकर चांद को ढूंढने लगी। आसमान में छिटपुट बादल थे, जिससे कंचन को यह भ्रम हो गया कि चांद बादलों में छिप गया है। काश वह यह आभास कर पाती कि उसे आजू बाजू कुछ नहीं दिख रहा। क्या हुआ? इतने चुप चुप से क्यों हो? शुंडी ने अपने पति से पूछा। दोनों बुजुर्ग अपने बिस्तर पर आ चुके थे। महल की सारी रोशनियां बुझा दी गई थीं। जितना अंधेरा दोनों की आंखों में था, उतना ही हर तरफ था। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ आवश्यक भूल रहा हूं, चिंतित कुलुप बोले। शुंडी ने उन्हें बहुत सी चीजें याद दिलाईं और पूछा, इस संदर्भ में तो नहीं? उनके कमरे के साथ रसोई थी और रसोई के सामने हॉल था, जिसकी तीसरी दीवार पर एक बेहद पुरानी पेंटिंग लगी हुई थी। इस पेंटिंग में मच्छर जैसे जीवों को दिखाया गया था जो इंसान की तरफ बढ़ रहे थे। मायन जाति की कई खूबियों के साथ साथ कुछ कमजोरियां भी थीं। डूबता चांद उनकी शक्ति को कम करता जाता था। अमावस की रात को मायन बेहद कमजोर हो जाते थे। यह वह समय होता था जब विषसूल नामक जीव उनसे अपना बदला लेने को घर से निकलते थे। मच्छर जैसे इन जीवों की नाक भी मच्छर जैसी ही होती थी, मगर एक के बजाय 2 नाकें होती थीं। लाल रंग के ये जीव आम दिनों में यह नाक किसी मायन के शरीर को भेद नहीं सकते थे, मगर अमावस की रात को मायन और इंसान में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता था। इस मौके का फायदा उठाने को विषसूल घर से निकलते थे। वे इतने ढीठ थे कि उन्होंने सदियों से कोई अमावस नहीं छोड़ी थी जिसमें वह हमला न करें। हालांकि इनके विष से मरने वाले आखिरी मायन को 300 साल होने को आए थे। यद्यपि वे कोशिश हर महीने करते थे। महल से 20 किलोमीटर दूर एक गुफानुमा जगह थी, जिसके काफी भीतर विषसूल का वास था। तय समय पर विषसूल का पहला झुंड बाहर आया। सामान्य हालातों की सूचना पाकर बाकी भी बाहर आ गए। उन्होंने बिना एक क्षण की देरी किए महल की यात्रा शुरू कर दी। जिनके शिकार को वे निकले थे, वह मायनी युवती सामान्य युवतियों के समान इश्क के सुरूर में डूबी हुई अपने अब तक के जीवन के सबसे आनंदमयी क्षणों का आनंद ले रही थी। जिस राजकुमारी को मिष्ठान विष लगता था, आज उसे अमृत कैसे लग गया। सो चुकी शुंडी नींद में बड़बड़ाई तो कुलुप की नींद खुल गई। विषसूल कहकर वह उठ खड़े हुए। राजकुमारी, राजकुमारी, बेटी, कंचन कहते हुए वे बरामदे में पहुंचे और सामान से टकराते हुए छत की ओर भागने लगे। कंचन ने अपना नाम सुना तो वह शर्मा गई। उसे लगा कि उसे भ्रम हो रहा है, कि उत्तम उसे पुकार रहा है। कुलुप बार बार पुकारते रहे, जिससे कंचन को पता चला कि उसे भ्रम का भ्रम हुआ था, जबकि उसके अंधे सेवक ने उसे आवाज दी थी। इतने में कुलुप उसके बिस्तर पर पहुंचे। उन्होंने बिस्तर टटोला तो घबरा गए। कंचन को लगा कि यदि कुलुप को उसके बाहर निकलने की भनक लग गई तो वह शिकायत कर देंगे। इसलिए वह दबे पांव पिछली खिड़की से बाहर गई और सामने के दरवाजे से अंदर आ गई। क्या हुआ? उसने गहरी नींद में होने का स्वांग करते हुए पूछा। बेटी, आज अमावस है, दरवाजा तो बंद है ना? कुलुप ने कहा, जिससे कंचन की आंखें खुल गईं। उसने सामने के दरवाजे से बाहर देखा तो पाया कि हजारों विषसूल उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। बिजली की तेजी से कंचन ने दरवाजा बंद कर दिया। जोरदार आवाज से कुलुप घबरा गए। तभी कंचन को खिड़की की याद आई। वह उतनी ही चपलता से खिड़की की ओर बढ़ी, मगर देर हो चुकी थी। हजारों विषसूल प्रवेश कर चुके थे। कंचन पलटी और कुलुप को पंख की तरह उठाकर भागने लगी। जितनी वह तेज थी उतने ही उसके शिकारी तेज थे। देखते ही देखते कंचन की बांह और गर्दन से खून निकलने लगा। दर्द से वह चिल्लाने लगी, मगर हाथों में कुलुप होने की वजह से वह चुप ही रही। वह भाग रही थी। कुछ विषसूल उसकी चमड़ी भेद रहे थे तो बाकी उसका पीछा कर रहे थे। तभी हाल में उनसे शुंडी टकरा गई। आधे विषसूल कंचन को छोड़कर शुंडी के शरीर पर चले गए। वह दर्द से कराह उठी, जिससे कुलुप को पता चल गया कि उसका डर भयानक हकीकत बन चुका है। स्नान गृह, वह जोर से बोले। कंचन को समझ आ गया। उसने तुरंत दूसरे हाथ में शुंडी को उठाया और स्नान गृह की ओर भाग चली। जब तक उसने ताल में डुबकी लगाई, तब तक तीनों के शरीरों पर विषसूल घात लगा चुके थे। वे इतने ढीठ थे कि पानी में सांस न ले पाने के कारण मरते मर गए, मगर उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। ताल का पानी तीनों के खून से लाल हो गया। वे फिलहाल सुरक्षित थे। फिलहाल यानी 30 सेकंड के लिए। इसी उम्मीद में विषसूल का आखिरी झुंड हवा में इंतजार करता रहा। वे सब मिलकर आवाजें करने लगे, मानो अपने शिकार को डरा डरा कर मार देना चाहते हों।
उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पानी के भीतर तीनों को सुनाई दे रही थी। विश्वसूल का आइडिया काम कर रहा था, क्योंकि भयभीत इंसान के भीतर की ऑक्सीजन तेजी से खत्म होती है। 30 सेकंड के बजाय सब 20 सेकंड में ही दम तोड़ने वाले थे। वक्त स्लो मोशन में आगे बढ़ने लगा। मौत की आहट पाकर कंचन आज के दिन को फिर से याद करने लगी। वह हर रोज की तरह जागी और गंदे कपड़े पहनकर जंगल के बीच वाली सड़क पर पहुंच गई। वह बेसब्र होकर उस लड़के का इंतजार करने लगी जिसने उससे मिलने की हिमाकत की थी। सुबह से दोपहर हो गई। वह लौट गई, मगर उसके कान पीछे की आवाज को सुन रहे थे। उसे किसी के चलने की आहट दूर से मिल गई। वह इतनी तेजी से लौटी मानो उड़कर आई हो। वह लड़का आ गया था। उसकी शारीरिक भाषा से स्पष्ट था कि वह फिर से उसी से मिलने आया था। अनेक बार कंचन आगे बढ़कर पीछे लौट आई। फिर वह वक्त आया जब कंचन को आभास हुआ कि वह वापस लौट जाएगा। वह आगे बढ़ गई। लड़के ने उसे कपड़े दिए और वह भावुक हो गई। उसने ठीक लड़के की आंखों में देखा। रहस्यमयी रूप से उसकी नीली आंखें हरी हो गईं। अगर कोई मुझे देखेगा ही नहीं तो प्रेम कैसे होगा, मेरा विवाह कैसे होगा? एक नन्ही बच्ची की आवाज आई। अरे, जब कोई लड़का मायनी को वास्तव में प्रेम करता है तो वह मायनी के सम्मोहन से पार पा जाता है। मायनी की आंखें हरी हो जाती हैं, फिर वह मायनी को देख सकता है। ऐसे ही आपको आपका राजकुमार मिल जाएगा। शुंडी की आवाज आई। हे प्रभु, यह लड़का मुझे देख पा रहा है। अरे, यह तो मुझे देख रहा है। यह मुझे वास्तव में प्रेम करता है। कंचन बोली, मेरा नाम उत्तम दास है। उत्तम दास है। उत्तम। उत्तम बोलने लगा। उत्तम, उत्तम। कंचन ताल के भीतर बोल उठी और उसके शरीर में पानी प्रवेश कर गया। पानी में उठते बुलबुले देखकर विश्वसूल की आवाज तेज हो गई, मानो वे अपनी जीत का जश्न मना रहे हों। कंचन की पकड़ ढीली हो गई। वह मृतदेह की तरह ताल के तल में गिरने लगी और दोनों वृद्ध ताल के ऊपर जाने लगे। काश मुझे थोड़ा वक्त मिल जाता। काश मैं उनसे अपने प्रेम का इजहार कर पाती, डूबती हुई कंचन की आत्मा कह रही थी। उधर कंचन के हाथों से छूटकर दोनों बुजुर्ग ताल के ऊपर आ गए और विश्वसूल उन पर टूट पड़े। दोनों दर्द से चीख पुकार करने लगे। विश्वसूल उन्हें उनकी वफादारी की सजा दे रहे थे। अचानक कमरे में एक चिंगारी दिखाई दी। विश्वसूल के मुखिया का सबसे पहले उधर ध्यान गया। इससे पहले कि वह अपनी सेना को आगाह कर पाता, वह चिंगारी आग की बड़ी लपट में बदल गई। फिर वह लपट देखते ही देखते कई लपटों में बदल गई। पूरा कमरा आग से भर गया और विश्वसूल सेना के कई योद्धा आग की भेंट चढ़ गए। बाकी बचे सैनिक कमरे के बाहर चले गए। वहां से उन्हें मुंह से आग उगलती एक महिला दिखाई दी। वह सीधा उन्हें ही देख रही थी। उसने फिर मुंह में कुछ भरा और उसे उगलते हुए फिर से आग बरसाने लगी। उसका निशाना बचे हुए विश्वसूल थे, लिहाजा वे तुरंत फरार हो गए। उनकी जीत अधूरी रह गई। आज फिर से उनका बदला अधूरा रह गया। आज फिर से बदले की आग में कई हजार मारे गए। महिला ने शुंडी को खींचकर ताल से बाहर निकाला। महारानी, राजकुमारी भीतर है। शुंडी अपनी मददगार को पहचानते हुए बोली। मायनी महारानी बेलजरिस ने पहले कुलुप को बाहर निकाला, बाद में कंचन की तलाश में पानी के भीतर गई। उन्होंने कंचन को बाहर तो निकाल लिया, मगर वह बेसुध थी। मृत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कलश का इस्तेमाल कीजिए, कुलुप ने सुझाव दिया। सुनते ही बेलजरिस तेज गति से चली गई और एक घड़ा लेकर आई। उसने कंचन को घड़े पर इस तरह से लिटाया कि उसकी नाभि घड़े के मुहाने पर आ जाए। तुरंत ही पेट से पानी निकलने लगा, मगर कंचन ज्यों की त्यों रही। शुंडी और कुलुप रोते हुए मंत्र जाप करते रहे। बेलजरिस का चेहरा बता रहा था कि वह कंचन की इस अवस्था को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह दर्द और गुस्से से भरकर चीखने चिल्लाने लगी। यह देखकर कुलुप भय से भर गए। रुकिए जरा, कहकर वह बुजुर्ग खानसामा रसोई में गए और एक पुराने घड़े में से कुछ निकाला। यह कपड़े में बंधी एक बूटी थी। उन्होंने तुरंत उसे पकाकर एक काढ़ा बनाया और बेलजरिस को दिया। विश्वसूल दंश नाशक मंत्र भी पढ़िएगा, कुलुप बोले। बेलजरिस ने वैसा ही किया। मंत्र जाप करते हुए उसने कंचन का नाक बंद करके उसके कंठ से काढ़ा नीचे उतार दिया। कंचन, कंचन। अधीर होकर उत्तम उसे पुकार रहा था। राजसी पोशाक पहना वह एक सुंदर बाग में था जो गुलाबी रोशनी से भरा हुआ था। पेड़ और पौधे फूलों से लदे हुए थे। कंचन। उत्तम ने फिर आवाज दी तो एक विशाल पेड़ के तने में हलचल हुई। कंचन उसी में कैद थी। कंचन। उत्तम ने फिर पुकारा तो कंचन की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि वह उस पेड़ के तने में कैद है। मेरे प्रियवर, तुम आ गए। बेहद खुश होकर कंचन बोली। हाँ प्रियसी, परंतु आप कहाँ हो? मैं आपके दर्शन को लालायित हूँ, कृपया प्रत्यक्ष आए। मैं हिलने की कोशिश करते हुए कंचन बोलने लगी। मैं कैद में हूँ। कैद में? मेरे होते हुए किस कैद में हो? नहीं, यह संभव नहीं। उठो, निकलो यहाँ से।
कहते हुए उत्तम उस पेड़ के पास आ गया। कंचन को एहसास हुआ कि उसने अपना गाल तने की भीतरी सतह पर रखा हुआ था। आप तो सच में यहाँ हो, भावुक होकर कंचन बोली। उत्तम को आवाज साफ सुनाई दी। उसने तने को छुआ, जो ठीक उसी जगह था जहाँ कंचन का गाल भीतर टिका था। अब तो मैं आ गया हूँ, अब किस बात की दूरी? आओ प्रिय, उत्तम बेहद प्यार से बोला। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, कहकर कंचन जोर लगाने लगी। उधर वास्तविकता में कंचन के मुंह से काले खून की धारा निकली और वह उठ खड़ी हुई। बेल्जरिस ने अपने वृद्ध खानसामे का शुक्रिया किया। वह भूल गई थी कि विषसूल आम इंसानों को केवल जख्म देते हैं, मगर अमावस की रात को उनके डंकों में मायनों के लिए विष भर जाता है। विष बाहर आ गया और मायनी राजकुमारी होश में आ गई। हालांकि वह होश में आकर ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि वह पेड़ का तना फाड़कर अपने प्रियतम से मिलन की चाह में बाहर आई थी। ओह, वह सब मेरे मस्तिष्क में घट रहा था, अफसोस के साथ उसके मुंह से निकला। प्रभाकर साहनी, नाम जितना सात्विक, आदमी उतना ही तामसिक। शायद इसीलिए रवि के घर वालों ने उसे हमेशा प्रभाकर से दूर रहने की सलाह एक हुक्म के तौर पर दी थी। एक बार फिर सोच ले, मैं तेरे पापा के सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगा, शेख ने बुरी तरह घबराते हुए कहा। ये मेरे पापा का डर है या दारू की महक है जो तुझे पागल बना रही है? रवि ने गंभीरता से पूछा। दोनों एक पुराने मैखाने के अहाते में खड़े थे। रवि को अपने पिता से ज्यादा शेख की चिंता थी। भूतकाल में ऐसे 3 मौके आए थे जब शेख ने शराब पी थी, और तीनों ही बार शेख के भीतर का जकड़ा हुआ जानवर बाहर आ गया था। वही जानवर जो हर भले इंसान के भीतर होता है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, शेख गुस्से से बोला। मुझे है, रवि ने गंभीरता से जवाब दिया। शेख ने 10 सेकंड तक उसकी आंखों में देखा और शराब खाने के भीतर चला गया। रवि भी उसके पीछे गया। यह शराब खाना अंग्रेजों के जमाने का था, जिसे मालिक ने अब तक वैसा का वैसा रखा हुआ था। अगर किसी विदेशी को नींद में यहाँ लाया जाए तो उठने के बाद वह यह नहीं बता पाएगा कि वह भारत के शराब खाने में है। सामने ही बार था और बारटेंडर का नाम तितली था। यह वही तितली थी जिसके चक्कर में दोनों दोस्त भंवरे बने घूम रहे थे। यह वही तितली थी जिसके कारण शेख ने 3 बार शराब पीकर हंगामा किया था। यह वही तितली थी जो दोनों दोस्तों के बीच के जुड़ाव में सेंध लगाती थी। तितली पूरी तरह से सेल्फ सेंटर्ड लड़की थी। उसे अपने सिवा किसी की परवाह नहीं थी। हालांकि उसे रवि से गहरी मोहब्बत थी, फिर भी उसने रवि को कई बार बेवकूफ बनाकर इस्तेमाल किया था। जाहिर है, नेक दिल रवि को तितली नापसंद थी, पर चूंकि वह शेख की मोहब्बत थी, इसलिए वह उसके खिलाफ न कभी कुछ बोलता था और न ही सोचता था। वेल, आज बाग के भंवरे इस गटर के पास कैसे आ गए? तितली ने उलाहना देते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, पिछली मुलाकात में तेरे दोस्त ने मुझे गटर कहा था, शेख को टोकते हुए तितली बोली। अरे, क्या तू पिछली बातों को? अपनी औकात में रह। तू सिर्फ यहाँ बारटेंडर है और हम कस्टमर, इसलिए दोस्तों की तरह बिहेव करने की कोशिश मत कर, शेख को टोकते हुए तितली बोली। तितली ने हाथ में पकड़ी बोतल तोड़ दी। उसकी आंखों का गुस्सा कुछ और नहीं, बस मोहब्बत की नाकामयाबी का दर्द था। जूस लूंगा, और तू? रवि ने पूछा। मैं भी, रवि को घूरते हुए शेख बोला। दोनों बैठ गए और प्रभाकर का इंतजार करने लगे। तितली पीछे जाकर अपने हाथ में पट्टी बांधकर आई। अब तीनों दारूबाज प्रभाकर का इंतजार करने लगे। एक वही था जिसे भूत प्रेत की नॉलेज थी। उधर उत्तम की सुबह आज सबसे अलग थी। आज की सुबह में ज्यादा ठंडक थी, सूरज ज्यादा चमकीला था, धूप सुहानी थी, फूलों में ज्यादा खुशबू और मिट्टी की महक बाकमाल थी। यह सब लक्षण देखकर ही बुजुर्ग समझ जाते हैं कि लड़के को इश्क के बिच्छू ने काट लिया है। चूंकि उत्तम के पिता भी बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्हें भी उत्तम की शारीरिक भाषा समझ आ गई। पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने न उसे टोका और न ही कोई ज्ञान दिया। उल्टा वह मुस्कुराकर अपने काम पर चले गए। उत्तम अब किसी काम का नहीं रहा था। उसने खाना खा भी लिया था और 2 रोटी के साथ साथ आलू टमाटर की सब्जी को पत्तों की पैकिंग में पैक भी कर लिया था। उसे यकीन था कि आज वह अपने हाथों से अपनी प्रियतमा को खाना खिलाएगा। प्रियतमा कंचन खरुशी से उसके हाथों से खा भी लेती, अगर उसे महल छोड़ने की इजाजत मिल जाती। कल रात जो हुआ था, उसके बाद बेल्जरिस उसे सांस लेने की भी इजाजत देने वाली नहीं थी। बेल्जरिस 3 दिन के लिए गई थी और पीछे से कंचन ने खुद को आजाद पंछी समझ लिया था। बकौल कुलुपशुंडी वह सारा दिन महल से गायब रहती थी, न खाने का होश न पीने का। तो क्या तुम्ही ने खिड़कियां खुली छोड़ी थी? गुस्से से बेल्जरिस ने कंचन से पूछा। क्षमा महारानी जी, जैसा कि हमने बताया, राजकुमारी बाहर ही रहती थीं, इसलिए वे खिड़कियां खुली नहीं रख सकती। कुलुप ने बचाव की कोशिश करते हुए कहा। आप दोनों जा सकते हैं।
बेलजरिस ने कहकर दोनों को विदा कर दिया। तभी एक तोता आकर वहां बैठ गया। मायन झूठ नहीं बोलते, इसलिए बेलजरिस ने कंचन से सीधी बात करना उचित समझा। क्या मामला है? उसने पूछा। हर मायन को अपना जीवन साथी चुनने की आजादी होती है। बड़े मायन कभी छोटे मायनों के बीच टोका टाकी नहीं करते, लेकिन कंचन का ज्ञान उसे यह बताता था कि बेलजरिस न मायन सिद्धांत मानती थी और न ही इंसानी व्यवस्था से उसका कोई सरोकार था। वह एक बिगडेल मायनी थी जिसे हर चीज अपने अनुसार ही चाहिए थी। ऐसे में कंचन अपना सच बताने का जोखिम नहीं ले सकती थी। हमने पूछा है कि क्या चल रहा है? चेहरे पर अतिरिक्त गंभीरता लाकर बेलजरिस ने फिर पूछा। क्योंकि क्या बोलूं सोचती कंचन मूक थी। मैं समस्त पुस्तकालय पढ़ चुकी हूँ। अब महल में मेरा वक्त नहीं कटता, इसलिए घूमने चली जाती हूँ। कंचन ने सोच समझकर जवाब दिया। चूंकि मायन झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए जब वे झूठ बोलने का प्रयास करती हैं तो वे हकलाने लगती हैं, जिससे सामने वाले मायन को तुरंत पता चल जाता है कि मामला गड़बड़ है। इसी स्थिति से बचने के लिए मायन एक खास तरीका अपनाते हैं, पूरा सच न बताना। कंचन ने भी यही किया था। उसने अपनी बात एक ऐसे तर्क के साथ पेश की जिसके आगे बेलजरिस ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती थी। अच्छी बात है, तो क्यों ना आसपास के गांव घुमाया करो। अपनी उम्र की किसी लड़की से मित्रता कर लो, हंसी ठिठोली करो, गीत संगीत का आनंद लो। बेलजरिस आराम से अपनी बात कहने लगी। हर लाइन के बाद उसकी आवाज में गुस्सा आता गया और बढ़ता गया। घूमते फिरते किसी लड़के से नयन चार करो, बागों में घूमो, एक दूसरे की आंखों में इस कदर डूब जाओ कि फिर तुम्हें कुछ होश ही न रहे, और जब होश आए तो तुम जंजीरों में जकड़ी एक काल कोठरी में हो। तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें राजा को बेच दिया है। अब वो राजा तुम्हें गुलाम बनाने के लिए अत्याचार कर। बस कीजिए, विचलित कंचन ने विनती की। वो तुम्हें पुरुष सैनिकों के सामने निर्वस्त्र करता है, वैद्य को बुलाकर तुम्हारे शरीर की जांच करता है। महारानी चुप हो जाइए, रोते हुए कंचन ने गुहार लगाई। तुम चीखती हो, तड़पती हो, दया की भीख मांगती हो, उस परमेश्वर को गालियां बकती हो जिसने तुम्हें मायनी बनाया। लोग तुम्हारी बेबसी पर ठहाके लगाकर हंसते हैं। बेलजरिस तोते को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़कर चबा जाती है, मानो वह कोई खीरा हो। यह देखकर कंचन की चीख निकल जाती है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं महल छोड़कर नहीं जाऊंगी, रोते हुए कंचन बोली। तुम राजा की निर्दयता के हाथों टूट जाती हो और राजा की ताउम्र दास्ता स्वीकार करने का वचन दे देती हो। राजा जोर जोर से हंसता है, क्योंकि उस तुच्छ जीव ने मायनी को गुलाम बना लिया, क्योंकि उसे किसी घटिया तांत्रिक ने बता दिया था कि मायनी हमेशा अपना वचन निभाती हैं। बेलजरिस बोली तो कंचन उसके पैरों में गिर गई। जैसे मैं अपनी मुंह बोली बहन से किया अपना वचन निभा रही हूँ। मैं उसकी बेटी को आखिरी सांस तक सुरक्षित रखूंगी। भावुक बेलजरिस के इन शब्दों ने कंचन को हैरानी से भर दिया। उसके बहते आंसू रुक गए। उसने आंखों में हजार सवाल लेकर बेलजरिस की तरफ देखा। जवाब के रूप में बेलजरिस ने तोते की बची हुई लाश देनी चाहिए। कंचन ने दृढ़ता से इनकार किया और अपने कमरे में चली गई। उसके कमरे की दीवार पर पुराने जमाने का पंचांग कैलेंडर लगा था, जिसे देखने से स्पष्ट था कि आगामी पूर्णिमा को कुछ खास था। वह पंचांग महल में 3 अन्य जगहों पर भी लगा हुआ था, जिनमें से एक बेलजरिस का शयन कक्ष बेडरूम भी था। 1 लाख अरमान लेकर उत्तम वहीं पहुंचा जहां वह कंचन से मिला था। उसे इंतजार करते हुए 2 घंटे हो गए थे, मगर उसे समय का एहसास ही नहीं था। हर नए आशिक की तरह उसे इंतजार में आनंद की अनुभूति हो रही थी। यह कितनी अजीब बात है कि मोहब्बत की शुरुआत में जो इंतजार मीठा लगता है, बाद में वही इंतजार सहा नहीं जाता। 5 मिनट की देरी से दिमाग की दही हो जाया करती है, जैसे रवि शेख का दिमाग उस दिन दही हो गया था। जिस शराबी की तलाश उन्हें मैखाने में ले आई थी, वह शराबी आया ही नहीं था। बेरंग लिफाफे की तरफ दोनों लौट आए। कुछ यही हाल उत्तम का भी था। पहली बार वह किसी लड़की के लिए एक तोहफा लेकर गया था, मगर वह उसे दे नहीं पाया। तोहफे रूपी रोटी सब्जी वह खुद ही खा गया। क्या वो मुझसे डर गई होगी? नहीं नहीं, चुड़ैल तो वो है, डर तो मुझे लगना चाहिए। फिर क्यों नहीं आई? कहीं उसे मेरे प्यार की भनक तो नहीं लग गई? अरे नहीं, शायद उसका कोई और प्रेमी हो। इस तरह के विचार उसके मन में आते रहे और वह चलता चला गया। तीनों का यह सिलसिला 3 दिन तक चला। तीनों तलाश में घर से निकलते और बिना तलाश पूरी हुए घर लौट जाते। रवि गालियां बकता हुआ चला गया। शेख भी गुस्से में था, इसलिए उसने उसे नहीं रोका। उसे भी भूत प्रेत के एक्सपर्ट प्रभाकर से मिलना था। इस चक्कर में तितली को मौज लगी हुई थी। उसे 3 दिनों से अपने प्यार के दर्शन हो रहे थे, झलक मात्र नहीं, खुलकर दर्शन। वह 2-3 घंटे उसे लगातार देखती रहती थी। तितली की स्थिति वही समझ सकते हैं जो अपने प्रिय को मिलने को तरसा करते हैं। जब रवि गालियां बकता हुआ चला गया
तो तितली को समझ आ गया कि उसका गुलाबी समय खत्म हो गया। अब रवि लौटकर शराब खाने नहीं आएगा। मन में उसने रवि के पैर पकड़कर उसे रोक लिया था, मगर वास्तविकता में वह उसे गाली बकते हुए कह रही थी, अच्छा हुआ ये बेकार कस्टमर फिर नहीं आएगा। फिर एकदम से रवि दिखाई देना बंद हो गया। दरवाजे से निकलते ही उसका एहसास भी चला गया। तितली का दिल बैठ गया और आंसू भी निकल आए। उस सख्त महिला ने झटपट उस कमजोरी सूचक आंसू को साफ कर दिया। तभी उसे शेख लौटकर बार पर वापस आता नजर आया। तितली को लगा कि वह उससे कोई प्यार की बात करेगा, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। नहीं, उसे पसंद थी, मगर सिर्फ रवि के साथ, शेख के साथ नहीं। लुक शेख, मेरी पहले सिस्टर की पड़ी है, इसलिए बेहतर होगा तू चलता बन। तितली ने इमोशनल अत्याचार को होने से पहले ही रोकने की कोशिश करते हुए कहा। हड़बड़ाकर शेख रुक गया। बहुत रोकने के बावजूद उसके चेहरे पर गुस्से के अंश आ ही गए। उसने पास से गुजर रहे वेटर को पकड़ा, 500 रुपए दिए और कहा, जब प्रभाकर वहां आए तो उसे फोन कर देना। कहकर उसने तितली को देखा और चला गया। तितली शर्मसार हो गई, क्योंकि शेख उससे सिर्फ काम की बात करने आया था। रवि ने जो किया, उत्तम उससे ठीक उल्टा करने की सोच रहा था। वह प्यास कुएं के पास ले जाने की सोच रहा था। वह बेवकूफ मोहब्बत में पागल हुआ महल में जाने की सोच रहा था। वह किसी मुसीबत में है, वरना वह मेरे पास आ जाती। हर आशिक की तरह उत्तम का मन उसे कह रहा था। हालांकि यह आशिक सही था। जिस प्रकार पंछी पिंजरे में कैद होते हैं, उसी प्रकार कंचन खुद को बड़े से महल की कैदी की तरह महसूस कर रही थी। उसने वादा किया था कि वह महल से नहीं जाएगी। हर मायन की तरह यह मायनी अपना वादा मरते दम तक निभाएगी। हालांकि बेल्जरिस को यकीन है कि कंचन कुछ ही दिनों में मर जाएगी। कंचन बेल्जरिस की जोरदार बहस के बाद बेल्जरिस पैर पटकती हुई चली गई। उसके जाते ही कमरे से बहुत सारे पंछी उड़ गए। गुस्से से भरी कंचन ने पिंजरों को महल के आंगन में पटक दिया। मूर्ख, ढीठ और दम्भी हैं आप, बेल्जरिस चिल्लाई। आपकी ही बेटी हूं, इसलिए आप जैसी ही हूं, कंचन ने दो टूक जवाब दिया। यह सुनकर बेल्जरिस का गुस्सा और बढ़ गया। इससे पहले कि वह अपने हाथों से कोई अनर्थ कर दे, वह अस्तबल में गई और अपने घोड़े को लेकर तेजी से चली गई। मायनी की तरह ही उसका घोड़ा भी बहुत तेज था। इसके अलावा घोड़े के भागने की आवाज भी नहीं आती थी। दोनों सेवक रसोई की दीवार से लगकर खड़े थे। नहीं, वे बातें नहीं सुन रहे थे। वे तो डर के मारे दुबके हुए थे। मायनी अक्सर अपना आपा खो दिया करती है। हालांकि कंचन ने अभी तक ऐसा नहीं किया था, मगर कुछ दिनों से कंचन में जो बदलाव आ रहे थे, उन्हें देखकर कुछ कहा नहीं जा सकता। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, लिहाजा दोनों बाहर नहीं आए। बेल्जरिस का आदेश था कि कंचन की पसंद का कुछ न बनाया जाए। दोनों सेवक यह आदेश बिना कहे ही मान रहे थे, क्योंकि कंचन के कारण वे बाजार से सब्जियां नहीं ला पाए थे। बेल्जरिस सब्जियां लाती नहीं और कंचन वचनबद्ध होकर महल छोड़ नहीं सकती। इस प्रकार वे कंचन के लिए कुछ न बना पाए, इसलिए वे स्वयं भी भूखे ही थे। तीनों भूखे एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि बेल्जरिस अपने साथ सब्जियां, दाल, आटा और चावल ले आए। उधर शेख का फोन रवि को गया। दोनों तेजी से शराब की दुकान पर पहुंचे। प्रभाकर बार पर बैठा तितली से बातें कर रहा था। यह दृश्य देखते ही रवि शेख समझ गए कि दाल में कुछ तो काला है। अरे आओ आओ, ये तुम्हारी सहेली कितना हंसाती है, प्रभाकर हंसते हुए बोला। तो दोनों नकली हंस दिए। अंकल आप कहाँ थे? हम आपको रोज। अच्छा ये बताओ कि पापा कैसे हैं? रवि की बात को काटते हुए प्रभाकर बोला। ही इज फाइन, थैंक यू। मैं आपसे। क्या पियोगे? तितली। क्या पीते हैं तुम्हारे दोस्त? प्रभाकर फिर बोला। ये वाला खून पीता है और ये वाला दिमाग खाता है। तितली हंसते हुए बोली। मतलब? दोनों के दोनों राक्षस हैं, प्रभाकर ने कहा और तितली को ताली देकर हंसने लगे। रवि जाने लगा तो शेख ने रोक लिया। उसने याद दिलाया कि वक्त आने पर गधे को बाप बनाने की कहावत क्यों बनी थी। उधर शुंडी ने कंचन के दरवाजे पर दस्तक दी तो कंचन ने बड़े अदब से उन्हें चले जाने की हिदायत दी। वे समझ गईं कि कंचन को इस समय छेदना मौत को दावत देना है। वह उसे यह याद दिलाकर चली गईं कि महल का मतलब सिर्फ उसका कमरा नहीं है। थोड़ी देर लगी, मगर कंचन समझ गई। वह महल के बाग में चली आई। उसे भूख लग रही थी। उसकी नाक उसे आसपास मौजूद जीवों की महक दे रही थी। यह भोजन का सिग्नल था, जबकि कंचन शुद्ध शाकाहारी थी। एक खरगोश को देखकर उसे वह रात याद आ गई जब नन्ही कंचन को बेल्जरिस ने खरगोश को कच्चा खाकर दिखाया था। कंचन वैसा नहीं कर पाई थी, बेल्जरिस के गुस्से के बावजूद भी नहीं। महारानी सही है, अगर वह सच में मेरी माँ होती तो कभी जीव हत्या को नहीं उकसाती। कंचन के दिमाग में यह गूंजा और दुहक के कारण एक आंसू बह निकला। इससे पहले कि उसका दिमाग कौन हूं मैं की खोज में जाता,
उसकी नाक ने अनोखी खुशबू का एहसास किया। इस खुशबू ने उसे खुशी और रोमांच से भर दिया। वह तेजी से महल के पिछले भाग में गई। वहां उसे महल की दीवार चढ़ने की कोशिश करता हुआ उत्तम दिखाई दिया। ये सच है या भ्रम, ये नहीं हो सकता, कंचन के मुंह से निकला। उसके सामने उत्तम था, जो महल की बाउंड्री वॉल चढ़ने की कोशिश कर रहा था। यह वह समय था जब वह बहुत ज्यादा खुश भी थी और बहुत ज्यादा डरी हुई भी। वह अपने प्रियतम को देखकर जितनी खुश थी, उतनी ही डरी हुई उस तुच्छ मनुष्य को नरभक्षी मायनी के महल में देखकर थी। खुशी के चलते उसके 3 कदम उत्तम की तरफ गए, लेकिन डर के कारण उसने 10 कदम पीछे लिए और वह फूलों के बड़े झाधा के पीछे छिप गई। कंचन से बेखबर उत्तम पूरी ताकत से महल की दीवार चरच रहा था। 12 फीट की दीवार के मुहाने पर आकर वह लटक गया था। छिपी हुई कंचन ने देखा कि उत्तम के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसे चिंता थी तो सिर्फ इस दीवार की। जय बजरंगबली। अधिकतर भारतीय लड्डू धाकों की तरह बजरंगबली से ताकत उधार लेकर उत्तम चेहरच गया। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान इतनी दिलकश थी कि कंचन भी मुस्कुरा दी। कंचन ये सोचकर छिपी थी कि उसे न देखकर उत्तम लौट जाएगा, मगर उसकी मुस्कान ने उसके बुलंद इरादे को स्पष्ट कर दिया। ये यहाँ तक आ गए हैं तो महल में भी आ जाएंगे। कंचन के मन से आवाज आई ही थी कि उत्तम ने छलांग लगाकर महल की जमीन छू ली। पता नहीं क्यों ससुराल वाला एहसास हो रहा है, बेहद खुश उत्तम धीरे से बोला। यह सुनकर कंचन की खुशी का ठिकाना न रहा। वह बाहर निकलने ही वाली थी, मगर प्रियतम के मुंह से ऐसी बातें छिपकर सुनने के सुखद एहसास के चलते वह छिपी ही रही। बाप रे बाप, कितना बड़ा महल है। ससुर जी ने खूब पैसा कमाया लगता है। इतने सारे कमरे, मेरी हीरोइन का कमरा कौन सा होगा। बोलते हुए उत्तम अकड़ बकड़ बम्बे बो करने लगा। हैरान चेहरा लिए कंचन यह सोच रही थी कि इस मंत्र से क्या होगा। अकड़ बकड़ बम्बे बोए। 80 90 पूरे 100 में लगा धागा। चोर निकल के भागा। चोर की बीवी कैसी थी, जुड़ा करके बैठी थी। चाय गर्म, पानी गर्म, पीने वाला बेशरम। थोड़ी देर में उत्तम जिस कमरे पर रुक गया, ये भी मायावी शक्तियों के मालिक हैं। दोगुनी हैरानी के साथ कंचन के मुंह से निकला, क्योंकि उत्तम ने जिस कमरे को चुना था वह सच में कंचन का ही कमरा था। कंचन को उत्तम मायावी शक्तियों का स्वामी लग रहा था, मगर वह साधारण सा आशिक था, जो बच्चों का तरीका अपनाकर तुक्के लगाता हुआ प्रेम की राह पर आगे बढ़ रहा था। उधर उत्तम आगे बढ़ा, इधर हल्के गुस्से से कंचन बाहर आने लगी। ठीक उसी समय दोनों बुजुर्ग सेवक आपस में तू तू मैं करते हुए बाहर आ गए। एक तो नेत्रहीन, ऊपर से किसी अजीब भाषा में बात कर रहे थे। कुल मिलाकर यह दृश्य उत्तम के लिए किसी हॉरर फिल्म जैसा था। माँ को याद करके वह फूलों के दूसरे झाड़ के पीछे छिप गया। ये मायावी नहीं हो सकते, शायद किसी से एक मंत्र लेकर ये चले आए हैं। सोचती हुई कंचन को उत्तम पर डबल प्यार आने लगा। दोनों बुजुर्ग लड़ते लड़ते वहीं आ गए। कुछ बोलते हुए शुंडी चुप हो गई। उन्होंने अपनी नाक पर अतिरिक्त ध्यान देकर वातावरण की महक ली और अपने पति को बताया कि यहाँ एक अनजान मनुष्य है। कुलुप ने लड़ाई से ध्यान हटाया तो अपनी पत्नी की बात को सच पाकर अपनी भाषा में कहा, यह तो जीवित मनुष्य की महक है। उत्तम को कुछ समझ नहीं आई, मगर कंचन को सब समझ आ गया। इससे पहले कि वह नेत्रहीन दंपति महक लेते हुए उत्तम तक पहुंचते, कंचन बिजली की गति से उत्तम को उठाकर भाग गई। दीवार से ठीक पहले उसे अपना वचन याद आ गया, जिसके कारण उसने इमरजेंसी ब्रेक की तर्ज पर खुद को रोका तो उत्तम धड़ाम से गिर गया। उत्तम की दृष्टि से यही घटना कुछ ऐसे घटी थी। बूढ़े कुछ बड़बड़ा रहे थे। अचानक किसी चीज ने उसे उठाकर दीवार से पटक दिया। घबराए उत्तम ने आंखें खोलनी चाही तो सूर्य की चकाचौंध ने खोलने न दी। तभी कंचन सूर्य के सामने आ गई। ऐसे में उत्तम को कंचन एक देवी का अवतार दिखी, जिसके सिर के पीछे दिव्य आभा मंडल भी था। उठिए और यहां से जाइए। आप कैसे हो? मैंने कहा उठिए और जाइए। आप जंगल में नहीं आई तो मैं घबरा गया था। उत्तम, आपको समझ नहीं आ रहा क्या? आप ठीक दिख रही हो, फिर आई क्यों नहीं? दोनों लगातार बोलते रहे। कंचन ने किस्सा खत्म करने की तर्ज पर उसे उठाकर दीवार के पीछे पटक दिया। तुरंत उसे आंसू निकल आए और वह मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। उसे यकीन था कि उत्तम उसके इस दुर्व्यवहार से क्षुब्ध होकर चला जाएगा। उसका सामना किसी आशिक से नहीं हुआ था। उसका सामना किसी भारतीय आशिक से नहीं हुआ था। हम भारतीय आशिकों में कुछ दिव्य शक्तियां होती हैं। घर वालों ने मना किया क्या? अपनी दिव्य शक्ति का मुजाहिरा करते हुए उत्तम बोला। वह अभी भी जमीन पर गिरा हुआ था।
अपनी दूसरी दिव्य शक्ति की बदौलत वह कंचन का बंद मुंह वाला रोना सुन रहा था। आपको कैसे पता? हैरान कंचन के मुंह से निकला। अरे, घर वालों की बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लेते। मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं वचन दिया है कि महल से बाहर नहीं जाऊंगी। कंचन ने रोते हुए अपना सच कह दिया। कंचन रोती रही। थोड़ी देर बाद उसे ध्यान आया कि उत्तम काफी देर से कुछ नहीं बोल रहा। उसके मन में एक डर उभरा, जिसे दीवार पर चढ़कर उसने सच पाया। उत्तम वहां से जा चुका था। सोचने वाली बात थी कि वह खुद गया था या उसे ले जाया गया था। नो मीन्स नो, शेख बोला। थोड़ी देर पहले मुझे कौन मना रहा था? गुस्से से रवि ने पूछा। वो बात अलग थी ब्रो। कोई अलग नहीं थी। अगर अपना काम करवाना है तो ये करना ही होगा। मैं सच्चा मुसलमान हूं, न मैं नशा करता हूं और न ही करवाता। ये क्या बकवास है यार, अपने अपने उसूल होते हैं, शेख बोला तो रवि ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। अच्छा, तो फिर अपने उसूलों की पोटली लेकर जा और उस नशेड़ी से भूतनी की जानकारी लेकर आ, कहकर रवि ने उसे बाथरूम से बाहर धकेल दिया। शेख वापस बार पर आ गया। तितली ने देखा कि रवि नहीं आया है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह रवि की इसी अकड़ पर दिल हारी थी और शेख की इसी मासूमियत के चलते उसे शेख पसंद नहीं था। तितली को रफ एंड टफ लोग पसंद थे, या यूं कहें कि रवि जो भी करता था तितली को वही पसंद था। शेख ने तितली को मुस्कुराते हुए देखा। उसे अजीब भी लगा और एक जहरीला ख्याल उसके मन में आया। उसने टिश्यू पेपर पर एक मैसेज लिखा। अगर प्रभाकर अंकल मुझे वो बता दें जो मुझे जानना है तो रवि के साथ मुलाकात करवा सकता हूँ। तितली ने पढ़ा तो उसके दिल में सितार बजने लगे। वह भूल गई कि शेख ने ये शब्द अपने दिल पर पत्थर रखकर लिखे थे। क्या रवि ने ये बोला है? तितली ने उससे लिखकर पूछा। ऐसा ही समझ लो, शेख ने जवाब दिया। तितली मान गई। वह गोडाउन में गई और एक पुरानी शराब की बोतल लेकर आई। उसने प्रभाकर के कान में कुछ कहा। उसने तुरंत हामी भर दी। मायनी के बारे में जानना है? शेख ने चहकते हुए पूछा। तो प्रभाकर के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसके दिमाग में कई लोगों के दर्दनाक स्वर गूंजने लगे और वह पल भर में पसीने से तर हो गया। साले, क्यों बोला तू कि बुढ़े को हार्ट अटैक आ गया? टेंशन में आई तितली बोली। ए अंकल, लुक एट मी, साले घोंचू, कॉल द ब्लडी एम्बुलेंस। तितली चिल्लाई तो सभी का ध्यान प्रभाकर पर गया। सब उसके आजू बाजू इकट्ठे हो गए। अचानक हुए सन्नाटे ने रवि का ध्यान खींचा। वह झटपट बाहर आया। भीड़ के बीचों बीच पसीने से लथपथ शेख खड़ा था। उसकी और सबकी आंखें फर्श पर पड़े प्रभाकर पर थीं। अबे उसूली प्रसाद, अब तूने क्या कर दिया? घबराए रवि के मुंह से निकला। उधर मायन, राजकुमारी कंचन की सिसकियां भी थम चुकी थीं। उत्तम के जाने से हुई खामोशी ज्यों की त्यों थी। वास्तविकता अपनी जगह होती है और इश्क अपनी जगह। इसलिए कंचन को उत्तम का यूं चले जाना एक्ट ऑफ बेवफाई लगा। वह कभी खुद को कोस रही थी तो कभी उत्तम को। फिर उसके मन में असली गुनहगार बेलजरिस आई। उसी की वजह से वह इस महल में कैद थी। माँ, कहीं माँ ने? कंचन के मुंह से निकला। उसे लगा कि उसकी माँ ने उसके प्रेमी को चबा दिया है। उत्तम गया नहीं, बल्कि भोजन के तौर पर उठाया गया है। वह दुख से भर उठी। वह महल की दीवार पर एक छलांग में चढ़ गई। जितना दूर हो सके वह उतना दूर देख रही थी। वह वास्तव में उत्तम के खून के धब्बे ढूंढ रही थी। उसके चेहरे पर उभरी बेचैनी धीरे धीरे भयंकर क्रोध में बदलती जा रही थी। उत्तम, वह जोर से चिल्लाई। थोड़ी ही दूरी पर उसे किसी के भागने की आवाज सुनाई देने लगी। कंचन वहीं देखने लगी। थोड़ी देर बाद वहां से उत्तम भागता हुआ दिखाई दिया। वह भला चंगा था। यह देखकर कंचन की जान में जान आई। आप कहाँ चले गए थे? विरह से तड़पती तपस्विनी की तरह कंचन ने पूछा। उसके सवाल में चिंता भी थी और हक भी था। मैं वो सीढ़ी बनाने गया था, अपने हाथ में रखे डंडे को दिखाते हुए उत्तम बोला। सीढ़ी? हैरान परेशान कंचन के मुंह से सहसा ही निकला। आप बाहर नहीं आ सकते और मैं रोज रोज दीवार नहीं चढ़ सकता, इसलिए सीढ़ी बना रहा हूं, उत्तम मासूमियत से बोला। तो रुआंसी कंचन के होंठों पर मुस्कान फूट पड़ी। मैं जाऊं क्या? उत्तम ने पूछा। तो कंचन ने इजाजत दे दी। जितनी देर उत्तम सीढ़ी बना रहा था उतनी देर तक वो उसके बारे में सोचती हुई प्रेम दीवानी बनती गई।
उत्तम में गजब का साहस भी था और सीधी सच्ची नीयत भी थी। आधे घंटे बाद उत्तम सीढ़ी पर चढ़कर उसके बराबर आ गया। तुरंत उसने वो रोटी निकाली जो वो कंचन के लिए लाया था। एक तो भूखी, ऊपर से प्रेमी द्वारा लाई रोटी, वो टूट कर पड़ी। उत्तम को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एम्बुलेंस में प्रभाकर के साथ तितली बैठी थी। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसे यकीन था कि अगर प्रभाकर को कुछ हो गया तो अमीर शेख रवि पैसे के दम पर बच निकलेंगे और हर बार की तरह गरीब की बले यानी उसकी बलि दे दी जाएगी। ड्रग्स के चक्कर में पहले से पुलिस के हत्थे चढ़े इंसान के दिमाग में ऐसी सोच का आना लाजमी भी है। इसलिए वो अव्वल दर्जे की नास्तिक आज खुदा को सच्चे मन से याद कर रही थी। बचा लो भगवान जी, इस बार बचा लो, फिर किसी गलत काम में नहीं पड़ेगी, तितली मन में कह रही थी। एम्बुलेंस के ठीक पीछे रवि की ओपन जीप थी। वो दोनों तितली से ज्यादा डरे हुए थे। उनका डर ज्यादा सही था, क्योंकि शराबी प्रभाकर को इतने सालों में कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब शेख ने बात की तो वो जमीन पर लेट गया था। ऐसा क्लब में मौजूद सबने देखा था। सब के सब गवाही देंगे, शेख बोला। जो होगा देख लेंगे। तू ये दुआ कर कि बुढ़ा दुनिया से रुखसत होने से पहले हमें हमारे मतलब की जानकारी दे जाए। रवि ने टेंशन भरे माहौल में भी फॉक्स्ड होने का मुजाहरा करते हुए कहा। शेख ये सोचते हुए चुप रहा कि वो उसकी तारीफ करे या गाली दे। उधर उत्तम भी अजीब दुविधा में था। मेरे घर की रोटी इतनी स्वादिष्ट कब से होने लगी, या इन्होंने रोटी पहली बार खाई है? आमतौर पर तो इंसानों को ही खाती होंगी। उत्तम के मन में ये सब चल रहा था। कंचन एक एक निवाला बड़े चाव से खा रही थी। उसके दिमाग में इस वक्त और कोई ख्याल नहीं था। तो ये हैं वे जिनकी अनुभूति के प्रभाव में आप खुशी खुशी मिष्ठान खा गई थीं। शुंडी ने कहकर दोनों को डरा दिया। उत्तम तो नीचे ही गिर गया। ये आप क्या कह रही हैं? रोटी से भरे मुंह से कंचन बोली। आप क्या खा रही हैं? आपका प्रेमी आपके लिए भोजन लाया है और आप हमें भूल गईं। कुलुप बोले तो कंचन को याद आया कि उसकी वजह से वे दोनों शाकाहारी इंसान भी भूखे थे। कंचन नीचे आई। उसने दोनों को अपने हाथों से खिलाया। दोनों भूखों को राहत मिलने लगी ही थी कि खाना खत्म हो गया। ये तो अंधों का उपहास करना हुआ, शुंडी बोली। धीरे बोलें, उन्हें थोड़े ना पता था कि हम यहाँ भूखे बैठे हैं। यदि नहीं पता तो वे खाना कैसे लेकर आए? इन्होंने मंगवाया होगा। आप ये बताएं कि वो कितने शक्तिशाली मायन हैं। यदि ज्यादा शक्तिशाली हैं तो फिर से खाना लेने भेज दीजिए, वह छोड़ें। ये बताएं कि वे किस वंश के हैं। कुलपति वंश के अतिरिक्त कोई भी मायन हो, वे आत्म केंद्रित मायन होते हैं। उन्हें अपने अतिरिक्त किसी की चिंता नहीं होती। मैं कहती हूं कि इस समय कुलपति कुल का मायन भी चलेगा, बस वह हमें भोजन ला दे। वही तो मैं कह रहा हूं कि यदि कुलपति वंश का हुआ तो नहीं लाएगा। 2 कोर खाकर मुझसे और प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। मैं शांत, कंचन ने जोर से कहकर दोनों भूखे बुड्ढों को चुप करवाया। इतने में कांपता हुआ उत्तम सीढ़ी चढ़कर दीवार के ऊपर आ गया। ये मायन नहीं, मनुष्य हैं, बेहद सरल एवं सत्यनिष्ठ। इनके हृदय में सबके लिए अपार प्रेम है। ये अत्यंत भावुक हैं और निडर भी। कंचन अपने हीरो को देखकर अपने दिल की बात कहने लगी। उत्तम को लग रहा था कि वो वापस स्कूल में पहुंच गया है, जहां उसकी हिंदी की क्लास लग रही है। लिहाजा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी वो चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन लिए बैठा था कि सामने वाले को लगे कि उसे एक एक अक्षर समझ आ रहा है। शुंडी कुलुप को इस समय राजकुमारी के प्रेमी के गुणों का बखान नहीं सुनना था। उन्हें तो सिर्फ यह जानना था कि कोई इस जंगल में बेलजरिस से बचकर उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता है या नहीं। तो क्या हमें भोजन मिलेगा? कुलुप ने अधीर होते हुए पूछा। जवाब न देकर कंचन ने उत्तम की तरफ देखा। उसे यकीन था कि उत्तम बोलेगा। अवश्य उत्तम बोल भी देता अगर उसे कुछ समझ आ गया होता। जवाब न पाकर तीनों के चेहरों पर मायूसी आ गई। ये देखकर उत्तम घबरा गया। मैं न तो अमीर हूं और न ही ताकतवर, लेकिन मैं आपके लिए रोटी ला सकता हूं। क्या आप खाओगे? अनजान उत्तम ने मासूमियत से पूछा तो तीनों मुस्कुरा दिए। ससुराल वालों से रोटी का प्रबंध करने का वादा करके उत्तम वापस लौट आया। जो काम उसे जंगल में मक्खन लग रहा था, वही काम सड़क पर आते ही चट्टान लगने लगा।
3 लोगों का खाना वो अपने घर से कैसे लाएगा? बहुत सोचकर उसे अनंत की याद आई। उसे यकीन था कि अनंत उसकी मदद जरूर करेगा। उधर प्रभाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तितली वहीं रुकने ही वाली थी, तभी शेख को अपना वादा याद आ गया। वह बहाना बनाकर खिसक लिया। रवि तितली वहां अकेले रह गए। जी ले अपनी जिंदगी। तितली ने शेख का भेजा मैसेज पढ़ा और रवि को देखा। उसने मीटिंग के बारे में क्या सोचा था और अभी क्या हो रहा था। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अगली नई कहानी का पता चलने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कहानी कैसी लगी जरूर बताना। धन्यवाद।